हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस रिवीजन सीरीज में। आज से हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक यूनिट के हिसाब से आपका पूरा रिवीजन हो। हम रिवीजन का अर्थ समझें और प्रॉपर रिवीजन करें ताकि इस एग्जाम में 16 फरवरी को फतह हासिल कर सकें। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी लोग तैयार हो जाएं। आज से जो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें आप सबका महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि रिवीजन आपको करना है। आपको उन पूरे कंटेंट को जो अभी तक हमने संभाल कर याद किया हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करके अपने आप को इतना परफेक्ट बना देना है कि किसी भी तरीके से उल्टा सीधा घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाए, हम लोग उसका आंसर कंप्लीट कर सकें, उसका आंसर दे सकें। बहुत सारी बातें किए बिना चलिए शुरू करते हैं। हम पहले रिवीजन का अर्थ समझेंगे। आज हमारा जो रिवीजन का फॉर्मेट है उसे पहले समझ लें। देखिए, रिवीजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमें जो सबसे सरल कंटेंट होता है या जो सबसे आसानी से रिवीजन हो जाने वाला कंटेंट होता है उसे सबसे पहले रखना चाहिए। वो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। तो रिवीजन के हिसाब से मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा सरल तरीके से रिवाइज हो जाने वाली यूनिट 10 है। इसलिए सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं यूनिट 10 को, जिसको हम पूरी तरह रिवाइज कर लें। एक शॉर्ट 2 घंटे की क्लास में हम पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंफ्यूजन, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इधर का उधर चिपक जाना, इन सबको मैं दूर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले भगवान को याद करें, भगवान का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए, और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस क्लास के मूल विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना है जो विषय है रिवीजन, इसका अर्थ। अधिकांश लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिवीजन क्या होता है। देखिए, आपने किसी भी यूनिट को पढ़ा, किसी भी यूनिट को हमने पढ़ा है, अब अगर हम उसे वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा अगर फिर से पढ़ने लगे तो रिवीजन नहीं कहलाता है। रिवीजन शब्द का मतलब होता है शॉर्ट में उस कंटेंट को नजर लगा देना या नजर उस पर से घुमा लेना। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना, अधिकांश बच्चे यहीं पर ढेर हैं। 2-4 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आता है, ऐसे रोज कुछ ना कुछ 2-4-5-10 लोगों के फोन आते हैं और उनकी यही समस्या होती है। जैसे मैं 2-4 दिन पहले की एक बात याद कर पा रहा हूँ, पारुल का फोन आया और वो कहती है कि सर मैं रिवीजन करती हूँ तो उतना ही टाइम लगता है, दिन भर से भी ज्यादा लग जाता है, 2-2 3-3 दिन लगते हैं रिवीजन करने में, मैं क्या करूं। भाई ये गलत तरीका है। अगर आप रिवीजन में 3 दिन लगा रहे हैं तो वो रिवीजन है ही नहीं। रिवीजन क्या होता है, जब हमने कोई कंटेंट पढ़ा था तो उसमें से जो खास खास चीजें थी, खास खास जो पॉइंट्स थे, उन पर या तो हमने स्टार लगाया था या राइट का निशान लगाया था या कुछ कलर कोड किया था, या फिर हमने अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया था। ये हमें अब रिवाइजन करना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने, जैसे मैं अपने खुद के लिए, जब मैं मध्य प्रदेश को पढ़ता था, मैं अब जब अपने पढ़ाई के दौर में मैं जब किताब पढ़ता था, जब मैं पढ़ाई किया करता था, तो मैं क्या करता था कि उस किताब के नीचे की जो थोड़ी सी जगह खाली होती थी या ऊपर की जो थोड़ी सी जगह खाली होती थी, वहां मैं बहुत छोटे शब्दों में उस पेज में जो लिखा हुआ कंटेंट है उसे मैं शॉर्ट में लिख देता था। जब मुझे रिवीजन करना होता था तो मैं उसी पन्ने को, उसी चीज को मैं फिर से रिवाइज कर लेता था। अब मैं केवल उसे ही पढ़ता था जो मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, और इस तरीके से मैं पूरे मध्य प्रदेश की 400 पेज की किताब को केवल 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर लेता था।
तो रिवीजन क्या होता है इस 10वीं यूनिट के रिवीजन में मैं आपको सिखाऊंगा। मैं केवल बोलूंगा तो शायद आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि केवल बोलना मेरा मूल उद्देश्य होता भी नहीं है और इस तरीके से मैं कभी ध्यान भी नहीं देता। मैं करके बताने पर ज्यादा विश्वास रखता हूं। आप सब लोग ये जो मैं आज आपको रिवीजन करवा रहा हूं, इसे अपने दिमाग में सेट करना कि मैं किस तरीके से रिवीजन करने की बात कर रहा हूं। और ऐसा ही रिवीजन आपको पूरी 10 यूनिट में करना है। हमारे पास हर चीज का एक शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, ताकि हम फटाफट खटाखट उसे रिवाइज कर सके, फटाक से हमारा वो रिवीजन हो जाए। और रिवीजन 2-2, 3-3, 4-4 बार होना चाहिए। आज इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, अभी मिल चुका होगा। इसको आप देख कर समझिएगा, मैंने केवल और केवल 20 स्लाइड में पूरा मध्य प्रदेश लिख दिया है। पूरा जनजाति का जो 10वीं यूनिट है उसके पूरे निचोड़ को मैंने यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। केवल एक संग्रहालय और संस्थान वाला टॉपिक और जनजाति व्यक्तित्व वाला टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से पहले ही हम कर चुके हैं और उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास भी लूंगा, इसलिए उस पॉइंट को मैंने अभी रोका हुआ है। बाकी जितना भी जनजाति का 10वीं यूनिट था वो पूरा आपको केवल 20 स्लाइड में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए, बहुत सारी बातें किए बिना हम शुरू करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि ये क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या इस तरीके से आप रिवीजन करना चाहते हैं। अगर 100 से कम लोगों के, क्योंकि 100 स्टूडेंट के लिए है ये, 100 से कम लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं इस फॉर्मेट पर चलूंगा ही नहीं। एक दिन में एक यूनिट का रिवीजन हम फिर नहीं करेंगे। तो ये आपके दिमाग में आप सेट कर लीजिए। मैं एक 3 घंटे 2 घंटे की क्लास में आपको पूरी यूनिट रिवाइज करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनजाति पढ़ने वाले हैं, तो जनजाति का बेसिक हमारे दिमाग में एक सेटअप जमा लेते हैं। हमें जो कुल जनजातियां पढ़नी है वो 7 से 8 है। हमने जो 7-8 जनजातियां पढ़नी है वो किस आधार पर निकाली है वो भी आपको याद हो। हम पहले एक जनसंख्या की लिस्ट आपके सामने रखें, यहां से कंपैरिजन कीजिए कि मध्य प्रदेश में जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा 1,53,16,784। 1,53,00,000 माने 1.5 करोड़ मैं कह सकता हूं राउंड फिगर में, जो हम 100% मान लेते हैं। अब इस जनसंख्या में जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको आपको याद करना है। मैंने एक कोड बनाकर रखा, भी गो के से बी भर। ये एक शब्द आप रट लीजिए जो हमेशा काम में आने वाला है। एक छोटा सा शब्द है, भी गो के से भी भर, मतलब तो कैसे भी भर, भले भिगो के भरना पड़े। तो ये कैसे भी भर एक शब्द है, केवल आपको यहां से एक क्रम याद हो जाएगा कि भील शुरुआत से होता है, फिर गोंड होता है, फिर कोल होता है, फिर कोरकू होता है, फिर सहरिया होता है, फिर बेगा होता है और भारिया होता है। इस तरीके से जो क्रम के आधार पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है वो भील है, उससे कम गोंड है, उससे कम कोल, उससे कम कोरकू, फिर सहरिया। अगर आपसे सीधे भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सहरिया मध्य प्रदेश की कौन सी क्रम की सबसे बड़ी जनजाति, और 4 ऑप्शन हो, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ ऑप्शन हो जाए कि 5वें नंबर की सबसे बड़ी की तीसरे नंबर की, तो आपको याद होना चाहिए सहरिया आपके इस कोड में 5वें नंबर पर आता है। तो सहरिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। केवल दिमाग में एक सेटअप रख लो कि हमारा एक कोड है जो हमने रट करके रख लेना है, भी गो के से भी भर। क्लियरली अपने दिमाग में रटा हुआ घुटा हुआ होना चाहिए, भी गो के से भी भर। अगर मैं इस जनसंख्या के परसेंट को 100 मान लूं तो मुझे जनरल को एमपीपीएससी में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए कम से कम। 100 में से भले से कट ऑफ जो है 41 जाए, आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए होते हैं। ये पासिंग मार्क्स होते हैं, खैर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। और एसटी एससी ओबीसी को 33% मार्क्स चाहिए होते हैं,
तो आपको याद करवाने के लिए ये मैं बात बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भील की जनसंख्या लगभग 40%, वैसे 39.08 है, लेकिन राउंड फिगर में मैंने 40 कर दिया ताकि याद हो जाए। दूसरा 33% जनसंख्या है, जो कि क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड की है। तीसरा 7% है, चौथा 4% है। तो 7%, 4%, फिर 4%, ये आप अपने दिमाग में ऐसे ही कोड के साथ रटो ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। देखो 40% और 33% तो आपको याद हो गया, आपने अपने दिमाग में कोड अलग ही रट रखा है कि भीगो के कैसे भी भर। अब यहाँ परसेंटेज अलग अलग आते आते हम 1% पर पहुंच गए हैं, तो आपको ये अपने दिमाग में रखना ही नहीं है कि कौन कितना प्रतिशत, अपने आप याद रह जाने वाला है। कैसे? आपने 7 की एक लिस्ट बना ली, भीगो के कैसे भी भर, और सबसे नीचे आप 1 लिख दो। 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 में और 4 जोड़ दो तो होना चाहिए था 8, लेकिन हमने लिख दिया 7। बस इस तरीके से आप एक चैनल बनाओ, अपने आप को कोई चीज सिखाने के लिए, याद कराने के लिए कुछ तरकीब लगानी होती है, कुछ आइडिया लगाना होता है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो अब अगर मैं किसी से पूछूं कि मुझे हर जनजाति का परसेंटेज बताओ कि कोल कितने प्रतिशत है, कोरकू कितने प्रतिशत है, बेगा कितना है, भील कितना है, गोंड कितना है, तो क्या वो इतना नहीं बता सकता कि ऊपर से 2 हमें याद करना है 40%, 33% के हिसाब से, और वो हमने जोड़ लिया याद रखने के लिए कि एग्जाम में, एमपीपीएससी में, सी सेट के या जनरल के पेपर में कम से कम 40% नंबर लाने होते हैं जनरल को, और कम से कम 33% नंबर लाने होते हैं एसटी एससी ओबीसी को। तो ये हो गया जनरल का पासिंग नंबर, और ये हो गया एसटी एससी ओबीसी का पासिंग नंबर। बाकी को वहां से ना करते हुए नीचे से कर लो। सबसे पहले नीचे 7वें नंबर पर आखिरी में लिख दिया 1, उसका डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 में फिर जोड़ा 4 तो होना चाहिए था 8, लेकिन हमने लिख दिया 7। बस हो गई कहानी खत्म। क्या ये इस क्लास के बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत सरल सी बात अब हो गई है कि अब सरल हो गई है? बड़ी सिंपल सी है। अब इसकी जनसंख्या भी रटवा देता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या है कितनी? 60। हम इसको 59 क्यों कहें? 59,93,921 था, तो मैं 59 क्यों कहूं? मैं उसे 59 के बजाय 60 कह दूं और इसे मैं 50 कह दूं, तो पहले भीलों की जनसंख्या है 60 लाख के लगभग। एग्जामिनर कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी देगा कि 60,93,921, 60,25,250, ऐसे प्रश्न नहीं देगा, राउंड फिगर में ही देगा ना। 59 लाख, 60 लाख ऐसे ही प्रश्न देगा, अगर देगा तो, वैसे तो देगा ही नहीं, लेकिन अगर दे दे तो ऐसे देगा। तो देखो 60, फिर 50 और फिर 11, फिर 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 1 को हम कर लो 2, ताकि ये 1.93 लाख को हम 2 लाख लिख दें। कुछ नहीं, भार जब बहुत भारी होता है तो 2 लोग मिलकर के उठाते हैं, तो 2 लोग मिलकर के उठाते हैं, तो भारिया की जनसंख्या जो है वो 2 लाख के आसपास हो जाती है। एग्जैक्ट तो हम याद करेंगे ही, लगभग लगभग में याद करो, है ना। भार जो है वो कितने लोगों को दे दो? दोनों को दे दो, ठीक है। बेगा, तो बेगा से हमारा जो झोला बेग बस्ता होता है ना, उसमें हम 4 किताबें लग के घूमते हैं, तो बेगा मतलब बेग में हम 4 किताबें लेकर के घूमते हैं, तो 4 हो गया, बेगा में 4 लाख हो गया। फिर आएगा सहरिया, सहरिया की जनसंख्या है 6, 14 है ना। तो सहरिया में कैसे याद करोगे? तो देखो सहरिया शहर में जा रही है ना, तो शहर में जा रही है ना। तो जब कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको पानी बदलता है, और पानी बदलता है तो सर्दी होती है, तो एक शहर से दूसरे शहर में पानी बदलेगा तो छे 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 करते रहेगा आदमी, छी 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 छी, है ना। तो छी 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 से छे 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 याद हो जाएगा। कोई ऐसे याद करने का सिस्टम है ही नहीं वैसे तो। 2 दूनी 4, 2 4 6 8 कर लो, इसको क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा सा हम अपने दिमाग में रख लेंगे, और इसको 10 कर लो, तो ऐसे 2 का पहाड़ा बोल करके भी याद किया जा सकता है।
इवन आप ये समझो कि ये आदमी, मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, मैं इनकी जनसंख्या में आपको नंबर टू नंबर बातें कर सकता हूं कि 1,93,922 इसकी जनसंख्या है, 4,14,000 इसकी जनसंख्या है, 6,14,000 उसकी जनसंख्या। इस तरीके से भी हम चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन अब आपको मैं अभी इतना नहीं थका रहा हूं, इतना आपके दिमाग में भरूंगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या है रे, इतना सरल सी चीज याद नहीं कर पाओगे क्या? दो का पहाड़ा बोलो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 8, 2 पंजे 10। बस अब याद रखना, इन दोनों में 2 पंजे 10 में एक जोड़ दो और इसमें एक कम कर दो, तो इसमें एक कम किया तो 7 हो गया और इसमें एक जोड़ दिया तो 11 हो गया। बस इतना ही याद कर लो, तो बाकी की कहानी तो हमने 60 और 50 से याद करी ली, वो तो 60 और 50 याद रहता है। एक चार्ट था, एक जरा सी बात थी। अब आप अपने मन से बिना देखे, बिना सोचे समझे अपनी कॉपी में क्या ये चार्ट बना सकते हो? अगर बना सको तो कमेंट करके बता देना कि हाँ बना पाओगे। ये बहुत आसान है, हम केवल है ना, हम अपने नजरिए को चेंज कर दे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बहुत बर्डन लेकर के मत पढ़ो। ये जो 10वीं यूनिट है ना, इसको मैं 2 घंटे में खत्म करूंगा और मैं मतलब विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद ये यूनिट आपको कभी परेशान नहीं करेगी। 2 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं, अगले 10 घंटे आप पढ़ेंगे, उसे 5 बार रिवाइज करना और बस इसके बाद इसका टंटा खत्म। जीवन में कभी ये समस्या आपको आएगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट हमने खूब याद कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ किताब वालों ने जनजाति की जनसंख्या का भी चार्ट बना रखे, तो वो क्या मालूम क्यों ऐसा कि जनजाति की जनसंख्या हमें यहाँ याद करनी नहीं, जब हमारे भूगोल में और भारत में जनजाति की जनसंख्या एक अलग से टॉपिक है, तो वही याद करेंगे, यहाँ क्यों करें। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट आपके सामने कि जनजाति के किस व्यक्तित्व को किसने किसको क्या कहा, ये एक प्रश्न होता है। तो बहुत आसान शब्द में मैं इन बातों पर बातें करता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करना। हमें बहुत आसानी से ये याद हो जाना चाहिए। देखो सबसे पहले किसने किसे कहा, जैसे कि वनवासी किसे कहा, किसने कहा जनजाति को, आत्विक किसने कहा, आटविक किसने कहा, ये 3 शब्द मिलते हैं और क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों में जनजाति को किस नाम से पुकारा जाता है। आप याद रखेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इनको आटविक या आत्विक कहा जाता था। ये तो कोई रटने की बात नहीं है, याद ही रह जाएगी। और वन में रहते थे इसलिए वनवासी भी कहते थे। पहली बार जनजाति को आदिवासी किसने कहा? याद रखना, पहली बार जनजाति को आदिवासी, ठक्कर खाने वाले, ठोकर खाने वाले आदमी ठक्कर बप्पा ने कहा था। किसने कहा था? ठक्कर बाबा या अमृतलाल ठक्कर कह दो, याद रख लेना, ये इनका नाम था। इन्हें अनुसूचित जनजाति कहाँ कहा गया, किसने कहा? तो अनुसूचित जनजाति इनको 1935 के अधिनियम में कहा गया था, जहां से हमने संविधान में सीधे कॉपी कर दिया। तो आप दोनों आंसर सही है, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछा कि इन्हें दलित वर्ग में किसने शामिल किया है, इन्हें दलित वर्ग की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना, इन्हें दलित वर्ग की संज्ञा साइमन कमीशन ने दी थी। किसने दी थी? साइमन कमीशन ने दी थी, याद रख लेना। तो दलित कहने का मन तो नहीं था, लेकिन कह दिया तो साइमन हो गया, याद रख लेना। अगले पॉइंट, इन्हें पहाड़ी जनजाति किसने कहा था? तो इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा था जॉर्ज गियर्सन ने। किसने कहा था? गियर्सन, याद रख लेना नाम, जॉर्ज गियर्सन। कैसे याद रखोगे कि पहाड़ी कहा? देखो पहाड़ी पर जाते हैं ना, तो आपकी जो गाड़ी है उसकी गियर काम करने बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? गियर लगा लगा करके हमें चढ़ना पड़ता है, हूं करती रहती है गाड़ी। कभी कहा पहाड़ी पर गाड़ी चलाई होगी तो समझ आ जाएगा। तो पहाड़ी का किसने कहा था? गियर बदल बदल के चलानी पड़ती है, तो गियरसन ने कहा था। अगला, इन्हें गिरिजन किसने कहा था? तो गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा था। क्या कहा था? गिरिजन कहा था। बड़ा सिंपल है भाई, गिरिजन किसने कहा? तो ग से गिरिजन और ग से गांधी, ये दोनों जुड़ जाता है आपस में, इसलिए गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा, ये याद रख लेना। इन्हें विलीन मानवता किसने कहा था? तो एक समाज शास्त्री हुए दास एंड दास, तो विलीन मानवता, तो मानवता किसने कहा? विलीन हो गए। तो
तो अब आज के जमाने में आपको दास नजर आते हैं क्या? नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि दास विलीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दास विलीन हो गए हैं। तो विलीन मानवता किसने कहा? दास एंड दास ने कहा। इनको पिछड़े हिंदू की संज्ञा किसने दी? तो पिछड़े हिंदू की संख्या इनको घूरिये ने दी। तो जब आप किसी व्यक्ति को पिछड़ा हिंदू कहोगे तो वो आपको घूरेगा कि नहीं घूरेगा? तो पिछड़ा हिंदू किसने कहा? तो घूरिये ने कहा। इनको पिछड़े हिंदू की संज्ञा घूरिये ने दी। क्या ये इतने से 6-7 नाम आपको याद रह जाएंगे? बड़े सिंपल, बड़े आसान है, अपने दिमाग में रखो कि जब इन्हें हम पिछड़े हिंदू कहेंगे तो वो घूर के देखेंगे, मुझे पिछड़ा हिंदू कह रहा है, तो वो घूर घूर के देखेगा। तो जेएस घूरिया ने कहा। हम जब इनको विलीन करने की बात करेंगे, क्योंकि आज दास नजर नहीं आते, तो दास एंड दास ने विलीन मानवता कहा। गांधी जी के ग से गिरिजन हो गया। जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी हिंदू कहा या पहाड़ी जनजाति कहा। अपने दिमाग में बहुत आसान तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं, ये रट लेना है आप सबको। और आगे बढ़ते हैं। अब जनजाति की जनसंख्या वाला जो चैप्टर है वो हमने वैसे ही याद कर लिया है। क्वेश्चन ये बनता है केवल 2 जनजातियों पर कि भील जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति की सर्वाधिक आबादी धार जिले में पाई जाती है। और गोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। तो बहुत आसान है। भील जनजाति की सर्वाधिक आबादी धार में है ना? और गोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी छिंदवाड़ा में है। ये जो परसेंटेज और जो जनसंख्या की बात है वो मैं आपको पहले ही रटवा चुका हूं, लेकिन फिर एक तरीके से सामने रख दी। अगर तब याद ना हुआ हो तो अब याद कर लो। फिर मैं बोल रहा हूं इनकी जनसंख्या याद करने का सीधा तरीका, यहाँ 59 को हमने 60 लिख दिया, यहाँ 50 को हमने 50 लिख दिया, और फिर यहां से क्रम शुरू करते हैं। यहां हमने क्या लिख दिया? 2, 4, 6, 8, 10। बड़ा आसान है। बस अब थोड़ा मन में रख लेना कि इसको 8 को 7 करना है और इस 10 को 11 करना है। इसका एक इससे दे देना है। तो भारिया की जनसंख्या 2 लाख हो जाती है, बेगा की जनसंख्या 4 लाख हो जाती है, सहरिया की जनसंख्या 6 लाख हो जाती है, इस कोरकू की जनसंख्या 7 लाख हो जाती है, कोल की जनसंख्या 11 हो जाती है, बॉन्ड की 50 हो जाती है और भील की 60 लाख हो जाती है। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। परसेंटेज नहीं हुआ हो तो वो भी देख लो कि एमपीपीएससी में पास होने के लिए जनरल को चाहिए 40% अंक, इनको चाहिए 33% अंक। और फिर यहां से कहानी शुरू करो। यहां से कैसे कहानी शुरू करोगे कि ये एक का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 में और जोड़ दिया 4, तो होना चाहिए था 8, लेकिन हमने लिख दिया 7। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। ये इनके परसेंटेज याद हो जाएंगे। ये 4% है, ये 2% है, ये 1% है। इस तरीके से हमें याद हो जाए। 8वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो सौर जनजाति है। लेकिन अब 8वीं तक जाएंगे तो फिर पूरा भूले, उससे अच्छा यहीं तक याद रख लो। दिमाग में पूरी तरह छप जाना चाहिए, छपाछप हो जाना चाहिए। छप गया होगा। चलो, कमेंट अभी नहीं पूछना हूं। अगर याद हो जाए आज की 2 घंटे की क्लास में और फील हो कि यार आज हमें आनंद आया है, आज मजा आया है, तो हमें फिर कमेंट करके स्पेशली आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको इनके गांव का प्रमुख पढ़ने में बहुत दिक्कत आती होगी। हम एक बार एक जनजाति पढ़े और उसका गांव में गांव का प्रमुख पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो कुछ और हो जाता है, फिर दूसरे पढ़ते हैं तो उसका और पहला वाला मिक्स हो जाता है, तो उसे दूर करते हैं। आप इसी क्रम में जो मैंने आपको क्रम याद कराया है, भी गो के से बी भर, ऐसे हमने एक कोड को यहां छाप देना है। ये कोड अब हमेशा यही रहेगा, हम इसे कभी चेंज नहीं करेंगे। हमेशा हमारा जो याद करने का क्रम रखेंगे वो हम भील, बेग, फिर भील के बाद गोंड, बेगा, कोर, इस तरह, मतलब ये जो हमने अपने दिमाग में कोड बना रखा है ना कि सबसे पहले भी, गो, के से बी भर, ऐसा ही रहेगा। तो भीलों में कहा जाता है गमेती। क्या कहा जाता है? ये वाला याद मत रखो, ये तो सरल है, ये कोई पूछेगा ही नहीं। भीलों के गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? गमेती। भाई भील, भील मतलब कि बिल। आपको किसी ने बिल, भील शब्द की उत्पत्ति बिल से दे दी है ना, तो अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए और आपको बिल चुकाना पड़ जाता है तो फिर हम क्या करते? मान लो 4 दोस्त चाय पीने, कॉफी पीने या नाश्ता करने गए, स्टारबक्स चले गए गलती से, और वहां बिल आपके नाम पे फाड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमें सारे गम हो जाएंगे। तो गमेती इसका प्रमुख हो जाता है।
भाई सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है, गस गोंड, गोंड जो है गोंड, और इसके प्रमुख को कहते हैं गोटिया। क्या कहते हैं? गोटिया। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। इन शब्दों पर फोकस कर लेना, आप इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। कौल, कौल के प्रमुख को कहा जाता है गोरिया। क्या कहा जाता है? गोरिया या महतो। क्या कहा जाता है? गोरिया या महतो। तो देखो, वैसे तो हम कह रहे हैं कोल, कोल मतलब काला, तो काला को, कोल को काला कह रहे हैं, काला, और यहाँ प्रमुख हो गया गोरिया। काला और गोरा, काला और गोरा, क्रम बन रहा है कि नहीं? इनके दोनों के बीच में ये सीन बन रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? ये समझ आ रहा है? ये दिमाग में सेट हो गया कि कोल मतलब काला, कोल मतलब कोल, काइल, कोले को, काले को कोल कहते हैं ना, तो काले का ये गोरा, तो गोरिया किसका प्रमुख है? कोल जनजाति का प्रमुख है। अगला कोरकू, कोरकू में कौन है? पटेल। कौन है? पटेल। तो देखो, कोरकू क्या नाम है? कोरकू, है ना? तो करके बता, पटेल जो है वो करके बताएगा कुछ न कुछ, तो पटेल बड़ा आसान शब्द है, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सहरिया, सहरिया में गांव के प्रमुख को कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। तो देखो, शहर में होते हैं प्रधान, शहर में लोग होते हैं प्रमुख, प्रधान, है ना? तो शहर के लोग क्या हो जाते हैं? प्रधान, है ना? बेगा, बेगा जो है वो मुकद्दम कहलाते हैं, बेगा के प्रमुख को कहते हैं मुकद्दम। क्या कहते हैं? मुकद्दम, है ना? तो बेग जो है, अपने बेग जो टांगते हैं ना अपन, बेग टांगने वाला बेग, बेग, है ना? अगर वो ज्यादा वजन वाला हो तो हमारा दम निकल जाता है। क्या निकल जाता है? दम निकल जाता है, तो मुकद्दम हो जाता है, मुकद्दम। ये शब्द बड़ा आसान है, अब याद रह जाएगा। और फिर से याद कर लो कि भार उठाता है पटेल। कौन उठाता है? पटेल। तो कोरकू और भारिया दोनों में पटेल है। अब इस तरीके से जब हम चार्ट अपने दिमाग में एक सेट कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि अब परीक्षा आपको परेशान नहीं कर सकती। अभी तक क्या होता था कि गोंड का गांव प्रमुख भील में घुसता था, भील का गांव प्रमुख बेगा में घुस जाता था, बेगा का गांव प्रमुख भारिया में घुस जाता था, और भारिया कहीं और ही घुस जाता था, तो वो पिक्चर हमारी समाप्त हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान है, देखो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है जनजाति के आवास? भीलों के आवास को कहा जाता है। देखो, ये क्रम हमेशा अब हमारा यही रहेगा, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया, यही को क्रम पालन करेंगे, है ना? अब हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति, सारी जनजातियों के आवास। तो भीलों के आवास को क्या कहते हैं? फाल्या। क्या कहते हैं? भीलों के आवास को फाल्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? फाल्या। याद रहेगा। अब देखो, बिल, जो हमने भील को याद किया है बिल से, किससे याद किया? बिल, है ना? बिल, बिल क्या कर दिया? बिल का फाल्या, है ना? तो ये देखो, भर लिया, पा लिया, वो शब्द से कनेक्ट मत करो, इसको बिल शब्द से कनेक्ट करो। हमने अभी बिल फाड़ा था ना, चार दोस्त गए थे स्टारबक्स में कॉफी पीने, तो वहां क्या किया था हमने? गम हो गया था हमें, है ना? क्या किया? गम हो गया था। लेकिन फिर अगर हम बिल भर देते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है, हम चार लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाता है कि यार इन सब में ये खास होगा, या तो इसका बर्थडे होगा या इसका कुछ न होगा, है ना? तो हमें इसका फल भी मिलता है, तो फल भी मिलता है मतलब कि फाल्या याद हो जाएगा, बिल भरने का फल मिलता है तो बिल का फाल्या याद हो जाएगा। इनके घरों को कहते हैं कु और गांव को कहते हैं पाल। तो ये तीन शब्द आपको एक साथ याद करने हैं। छोटे छोटे घरों को कहते हैं कु, एक गली मोहल्ले को कहते हैं पाल, और पूरे गांव को कहते हैं फाल्या। ये याद रख लेना, या पूरी बसाहट जो होती है वो फाल्या कहलाती है। पूरे जो गलियां मोहल्ले हैं उन्हें पाल कहते हैं, और कु इनका घर होता है। तो याद रख सको तो रख लेना, है ना? बहुत आसान है। गोंड के घरों को कहते हैं पारी। क्या कहते हैं? गांव को कहते हैं पारी। क्या कहते हैं? गोंड के गांव को क्या कहा जाता है? पारी कहते हैं, है ना? तो देखो, गो, इसको कहते हैं गो, गो। अब मेरी पारी आई, चलो जाओ, मेरी पारी आ गई है तो मैं क्या करूंगा? गो हो जाऊंगा। भाई मेरी जब बिल भरने की पारी आएगी, नंबर आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं गो हो जाऊंगा। तो बिल का जो है, ये गोंड के गांव को क्या कहते हैं? पारी। अब अगला वाले पे आते हैं, फिर ये अंदर की डिटेल बाद में वापस बताता हूँ क्योंकि कोडिंग में डिस्टर्ब होता है।
तो कोल के घर को कहते हैं कोला का टोला। ये गाना मैंने आपको सुनाया था ना, जैसे 16 का डोला होता है, भाई हनी सिंह का एक गाना है 16 का डोला 44 की छाती, ये सुना है आपने? तो वैसे कोला का टोला, ऐसे गाने को 2 बार गुनगुना लोगे तो हमें एक चीज याद हो जाती है, तो क्यों नहीं याद करेंगे हम? तो कोला का टोला ऐसे तो बोल लो, जल्दी से रिपीटेशन कर लेना मैं जैसे ही बोलूं, है ना? तो कोला का क्या है? टोला, ठीक है। सहरी, कोरकू का तो कुछ है ही नहीं, गांव नाम नहीं होता उसका कुछ स्पेशल। सहरिया के गांव को कहते हैं सहराना। क्या कहते हैं? सहराना। क्या कहते हैं? सहराना। तो शहर में सहराना होता है, क्या होता है? सहराना। फिर बेगा, बेगा जो है वो पूर्वा कहते हैं, घर को क्या कहा जाता है यहाँ पे? पूर्वा या पूर्व। पूर्व मत याद करना, पूर्व तो मैंने कोडिंग के हिसाब से लिखा है। हम बेग किस दिशा में धरेंगे? पूर्व दिशा में रखेंगे। अरे भाई, हमारा छाती पे जो बेग टांग करके स्कूल जाते थे ना, वो बेग किस दिशा में रखना चाहिए? पूर्व दिशा में रखना चाहिए। और ये सही बात भी है कि पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ाई करने से ज्यादा पढ़ाई होती है, क्योंकि सूर्य भगवान उधर से अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा जो है वो देते हैं सबको। तो पूर्व दिशा में हम बैठकर पढ़ाई करेंगे, मुंह करके पढ़ाई करेंगे, तो हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो पूर्व जो बेग जो है वो किस दिशा में रखना चाहिए? वो पूर्व दिशा में रखना चाहिए। और भार हमें नहीं ढोना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भार हमें नहीं ढोना चाहिए। तो भारिया के गांव को क्या कहा जाता है? ढाना। क्या कहते हैं? भारिया के गांव को कहते हैं ढाना। बेगा के गांव को कहते हैं पूर्वा। सहरिया के गांव को कहते हैं सहराना। कोरकू में कोई नाम नहीं है। कोला का टोला, गोंड का पारी और भील का फालिया, बस इतना है। सिंपल सा अपने दिमाग में क्रम बन जाए, याद हो जाए। इससे बेहतरीन सिस्टम नहीं हो सकता इसे याद करने का। जो मेरी क्षमता के हिसाब से सबसे बेस्ट था वो मैं आपको दे रहा हूं। अगला, गौंड जनजाति में गांव को कहते हैं कमर कुरई। क्या कहते हैं? कमरे को कहते हैं कुरई। क्या कहते हैं? कमरा क्या कहलाता है? कुरई। और जो रसोई घर होता है उसे मूड़ते कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड़ते। किचन को कहते हैं मूड़ते। क्या कहते हैं? तो क्योंकि हमारा किचन में जाने का मूड होता है और कभी कभी नहीं होता है, हम कभी कभी बाहर खाना खा के आ जाते हैं तो मूड ही नहीं होता है, तो मूड़ते जो है वो किचन को कहते हैं। कोल में कोल्हन मकान जो है, या कोलों के जो मकान होते हैं उन्हें मड़िया या झोपड़ी कहा जाता है। और इन्हें सोबरिया घर भी कहते हैं। उसी में एक जगह होती है जो जहां पशु और मनुष्य साथ में रहते हैं, उस जगह को सोबरिया घर कहते हैं। तो ये भी याद रख लेना। मूर्ते या मूर्ति या मड़िया, ये जो है उसके मूल घर को कहते हैं। मड़िया शब्द का अर्थ होता है झोपड़ी। मड़िया जो है वो कोलों के घर घर को कहते हैं। ये गांव को कहते हैं टोला। कोरकू में तो कुछ याद ही नहीं करना है। सहरिया में जो है वो सहराना कहा जाता है। सहरिया के घर जो होते हैं वो यू आकार में बने होते हैं। बीच में एक और मकान, देखो यहाँ तो यूं सबके घर बन गए, और यहाँ एक और मकान बनाते हैं बीच में सेंटर में, जो है बंगला कहलाता है। क्या कहलाता है? बंगला। जहां पर मेहमानों को रखा जाता है, मेहमान रहने के लिए जो घर बनाया जाए वो क्या कहलाता है? बंगला, है ना? इनके घर यू आकार में बनाए जाते हैं, और इनके मकान को टटिया कहते हैं। टटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टटिया या टोपरा, ठीक है। पूर्वा हमने याद कर लिया, ढाना हमने याद कर लिया। बहुत ही आसान है। जब आप इस तरीके से विद कंपैरिजन चीजों को कंप्लीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी चीजें। अब बताओ, भील का क्या है? फालिया, है ना? भील मतलब बिल भरा तो हमें फल मिला। फिर गोंड में हमारी पारी हो गई। गोंड में क्या हो गई? पारी। कोल में हमारा टोला हो गया, कोला का टोला याद हो गया, है ना? फिर सहरिया में सहराना। बेग हमने पूर्व दिशा में रख दिया। और भार हमें नहीं ढोना चाहिए, भार जो है वो गाड़ी पे रख देना चाहिए, भार हमें नहीं ढोना चाहिए। तो ये याद हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इनकी उपजातियां याद करते हैं। क्या करते हैं? उपजातियां। बड़ी आसान है। आप थोड़ी सी अक्कल लगाओगे और कंपैरेटिवली सबको एक साथ जब लिखोगे तो याद होगी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार यहां तक मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो वो हमें कमेंट करके इंडिकेट करे कि भाई मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि अगर मैं समझा पा रहा हूं तो फिर मैं और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये बड़ा कोई डरावना नहीं है दिव्या, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं कराऊंगा आपको याद। चलो करते हैं इनको याद। यहां तक हो गई याद? चलो,
तो भील में क्या होता है, तो भील में इस शब्द को पकड़ लो, भील में ल लगा दो तो भिलाला हो जाएगा, भील। इसको बोल कर देखना है, ये जो मैंने लिखा है ना क्रम, ये मैंने जानबूझकर, ये उल्टा सीधा था, मैंने इनको क्रम से जमाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ क्या क्रम से जमाओगे, भील बिलाला, ऐसे बोलो, भील बिलाला पाटलिया बरेला राथियास बेगास उमड़ी, ऐसे बोल कर देखो, एक क्रम है, ये अपने आप में एक यूनिक सिस्टम बनाया, भील बिलाला। तो अब क्या करेंगे, याद नहीं हो तो देखो, भील ने भिलाला को पटा लिया, क्या किया, भील ने भिलाला को पटा लिया, भिलाला नाम की एक लड़की थी, मतलब भील एक लड़का है और भिलाला जो है वो लड़की है, उसने उसे पटा लिया है, तो भील ने भिलाला को पटा लिया, बस इतना सा एक शब्द है ना, भील ने भिलाला को पटा लिया, ठीक है, भील ने भिलाला को पटा लिया। अब क्या होगा, भील ने भिलाला को पटा लिया, तो अब वो उसको लेकर के रेल में भाग जाएगा, कहां भाग जाएगा, तो वो उसको लेकर रेल से भाग जाता है, तो बारेला, तो भील ने भिलाला को पटा लिया और फिर रेल से भाग रहा है ना, ठीक है। तो साथ में क्या क्या रखा हुआ है उसने, अब यहां पर आ जाओ, है ना, रथियास बेगास उमड़ी, ये तीन शब्द हैं, तो देखो सिंपल सी, भील ने भिलाला को पटा लिया, भील ने भिलाला को पटा लिया, फिर रेल से भाग रहा था, तो साथ में क्या क्या रखा, रेल से भी भागा, कभी कभी वो रथ, जो हमारे वो पहले के जमाने में हाथी घोड़े वाले रथ चलते थे ना, मतलब जिसमें अपने कृष्ण भगवान या अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा, उस रथ की बात कर रहा हूं। तो देखो कुछ तो है ना बेल से, मतलब यहाँ चाहो तो रेल ना करते हुए बेल कर लो, है ना, थोड़ी सी फिर अक्कल लगानी पड़ेगी। तो भील ने भिलाला को पटा लिया और उसे पटाकर या तो बेल से लेकर भाग रहा है या रथ से लेकर भाग रहा है, तो बेल या रथ से लेकर भागोगे तो अपना बेग तो रखना पड़ेगा ना, बेगास, है ना। और फिर उमड़ी, उमड़ी क्या है, उमड़ी मतलब कि पूरी उम्र भर के लिए भाग गए, है ना, तो उमड़ मतलब उमड़ी, है ना, तो उमरी मतलब उमरी, उम्र भर के लिए भाग गए, बड़े एक सेटअप तैयार करो अपने दिमाग में, कुछ नहीं है। भील, दिव्या, अगर ये इतना टफ लग रहा है तो अब आप इस कनेक्शन के माध्यम से याद करेंगे, अगर ये आपको पहले से याद है तो फिर कोडिंग मत करना, मैं फिर से समझा रहा हूं, कोडिंग उन बच्चों के लिए है जिनको याद नहीं होता है, जिनको याद है वो कोड मत बनाना, नहीं तो एक भील बच्चा खुद ही कोड बनाने लग जाए, मैं तो भील जनजाति से, भाई तुझे क्या याद करने की जरूरत है, तेरे तो सारे पहचान के हैं, तेरे तो रिश्तेदार हैं, तू तो खुद ही है, तो तुझे याद नहीं करना है बच्चा, उसे जरूरत है जिसे याद नहीं होता। ये एक कॉमन प्लेस पर मैं आपके सबके लिए चल रहा हूं ना, तो ऐसे करना है, मैं आपको एक स्कीम बता रहा हूं कि भील ने भिलाला को पटा लिया, फिर क्या किया, बेल के साथ रथ बांधा और बेग रख के उमड़ गया, मतलब भाग गया, उम्र भर के लिए भाग गया, है ना, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो अगले वाले पे आते हैं, अब मैं कोरकू याद कराता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है, मतलब सिंपल नहीं, उससे मिक्स करेगा तो वो दिमाग में सेट ना हो, इसलिए यहाँ आ जाओ, सीधा कोरकू पे आ जाओ, क्योंकि इधर उधर करके मैं याद कराऊंगा आपको, देखो ठीक है। चलो अब हम कोरकू याद करते, तो कोरकू देखो, कोरकू क्या नाम है, कोरकू, कू, कू शब्द पर फोकस करना है ना, देखो ये रूम है, क्या है, हमारे घर में रूम होते हैं ना, रूम, अब ठंड का समय है भाई, तो रूम में हम जाकर के क्या लेते हैं, नहा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नहा लेते हैं, और कुछ कुछ लोग तो नहाते नहीं है, पानी ढुला देते हैं, क्या करते हैं, पानी ढुल देते हैं, मतलब बाथरूम में जाते हैं और मग्गे से पानी उलेड़ने की आवाज करते हैं बस, और बाहर वालों को लगता है नहा लिया। तो देखो रूम में जाकर नहा लिया, धुला दिया, क्या किया, रूम में जाकर नहा लिया, ये शब्दों पर फोकस करना, रूमा नहाला ढुलारी मोतासी, क्या हो गया, देखो रूम में जाकर नहा लो, रूम में जाकर नहा लो ढुला दो, क्या है, तो ये धो लो भी कर सकते हैं, आपको जैसे याद हो, रूम में जाकर नहा लो, क्या कर लो, रूम में जाकर नहा लो धुला दो, है ना, क्योंकि ठंड में तो बहुत सारे लोगों को मौत आती है नहाने में, तो मोतासी क्या हो जाता है, मोतासी मतलब कि मौत आती है ना, तो मोतासी क्या नाम है, मोतासी, फिर क्या है, बवारी, बवारी बडोया और बोवाई, तो बवारी बडोया और बोवाई, ये तीन शब्द वैसे तो कॉमन है, एक जैसे हैं, चाहो तो आप इनकी जगह एक याद कर लो, है ना। तो देखो रूम में जाकर नहा ले, इसको बोल रहे हैं, है ना, रूम में जाकर नहा ले, कोरकू को बोल रहे हैं कि कोरकू तू जा रूम में जाकर नहा ले, क्या बोल रहे हैं कोरकू को, कि तू रूम में जाकर नहा ले, मोतासी बवारी, ऐसे बोलो,
है ना, मौत आ रही है तो भी नहा ले, तो तू रूम में जाकर नहा ले, मौत आ रही है तो पानी ढोल ले, मगर नहा ले, है ना। तो बवारी, बस इतने सिंपल से ये नाम है, एक बार में इनको अगर आप लोग बोल दोगे ना, मैंने इन और क्रम यही रखना, क्रम मत बिगाड़ना, क्रम बिगाड़ा तो पिक्चर उलझेगी। मैंने ये है ना, जिस तरीके से बोलने पर आसान ट्यूनिंग जम जाए, वो लयबद्धता जम जाए ना, जैसे हिंदी में क्या होता है, वो छंद होते हैं, तो जो एक क्रम में लिखे जाते हैं, एक की लय दूसरे शब्द से मिलती है, दूसरे की तीसरे से मिलती है, जैसे रहीमन पाकी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, तो वो जैसे रहीमन पानी राखिए वाले से दूसरी शब्द टोन बनती है ना, तो वैसी यहाँ टोन बनती है। तो आप ये शब्दों पर फोकस करना, रूमा, नहाली, ढुलारी, मुतासी, बवारी, बोडिया और बवाई, ये तीनों तो आखिरी वाले एक ही वर्ड में याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सहरिया पर। सहरिया क्या है, साबर, सवर, सोर और राउत, क्या नाम है इनका, शबर, सवर, सबर, सवर, सोर और राउत। अब देखो कितनी सिंपल है, इनको याद मत करो, शहर कर लेते हैं इसको हम। शहर में क्या होता है, लोगों को सबर नहीं होता है, गांव में तो बहुत शांति है, बहुत धैर्य रहता है, तो गांव में धैर्य होता है, बहुत टाइम है लोगों के पास। लेकिन शहर में ये सहरिया है ना, तो मैं शहर में कर लेता हूं, शहर में लोगों को जरा सा भी सबर नहीं है ना, सवेरे सवेरे ही लोग उठ करके भाग जाते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, क्या होता है, बहुत शोर शराबा होता है कि नहीं, बहुत शोर होता है, शोर नहीं शोर कर लो, तो शोर किसकी उपजाती है, शहरिया की, तो शोर, शबर, सवेरे सवेरे, सवर सवर, सवेरे सवेरे, जरा सा भी शबर नहीं है, कहा किसे शबर नहीं है, सिंपल, इनको एक कोड में मत डालना, इनको मैं अलग अलग कर रहा हूं। देखो शहर में, शहरिया लिखा है ना, शहर में जरा सा भी शबर नहीं है लोगों को, सवेरे सवेरे शोर मचाने लग जाते हैं, क्या कर रहे हैं, शहर में जरा सा भी सबर नहीं है लोगों को, सवेरे सवेरे शोर मनाने लग जाते हैं, और वहां ताऊ तो होता नहीं है ना, वहां राहु होता है, कौन होता है, राहु केतु वाला राहु है ना, ताऊ हमारे गांव में होता है ताऊ, और यहाँ होता है राहु, क्या होता है, ताऊ की जगह हो गया राहु, है ना, राउत ताउत, ये ऐसा शब्द है राहु ताऊ, है ना, तो वहां ताऊ नहीं होता, वहां राहु होता है, कौन होता है, राहु, तो याद रख लेना, राहु ताऊ, इंदौर में वैसे एक जगह है राहु, है ना, तो उससे मैंने ये कनेक्ट किया होता है कि शहर में कौन है, राहु, राऊ, रंगवासा, राजेंद्र नगर, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंदौर में एक स्थान का नाम है राऊ, याद रख लोगे, राऊ, बिजलपुर, ऐसे पास पास में ये एरियाज हैं। तो अब ये तीनों चारों हमें याद हो गए आपको। अगले वाले पे आते हैं भारिया पे, तो भारिया, भूमिया, भूयार और पेड़ो, है ना, देखो कितना सिंपल है, अगर हमें भार ढोना पड़ा तो पेड़ो मतलब कि, अब देखो इसको जोड़ लेना है ना, भारिया, भूमिया, भूहियार और पेड़ो, क्या लिखा, भारिया, मतलब भार ढोने वाला, भार ढोने वाला क्या कहलाता है, भारिया, तो भार ढोता है किस चीज का, तो पेड़ों का भार ढोता है, किसका, पेड़ों को उठा उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है, लकड़ी को, तो पेड़ों को, किसको, पेड़ों को, किसको, भूयार और भूमिया, तो देखो भूमि का भार उठाता है, पेड़ों का भार, किसका भार उठाता है, पेड़ों का भार उठाता है, भूमि का भार उठाता है, और हर चीज का भार उठाता है, भूयियर हो जाता है ना, हर चीज का भार उठाता है, तो भारिया कहलाता है, किसी भी चीज का भार उठाए, भूयियार, है ना, तो भूयिहर, भूयिहर, भूयिहार, जो शब्द आए तो आप याद कर लें, ये भारिया के जो है उपजातियां हैं। तो शायद अब आपको याद हो रहा होगा, इतना याद हुआ तो आगे इधर फिर आ जाओ, गौंड जनजाति पाते हैं। गौंड जनजाति के प्रमुख है प्रधान, क्या नाम है, और प्रधान किसे कहते हैं, सहरिया में जो गांव का प्रमुख होता है उसे प्रधान कहते हैं, जबकि प्रधान किसकी उपजाति है, तो प्रधान जो है वो गौंड की उपजाति, किसकी उपजाति है, गौंड जो है उसकी उपजाति प्रधान। तो जो प्रधान जी हैं, वो आपने पंचायत मूवी देखी होगी ना, उसमें वो जो प्रधान होता है ना, वो प्रधान जी की बात कर रहे हैं। प्रधान जी जो है वो ठंड को कम करने के लिए कोयला जला रहे थे, कोयला भूतिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, कोयला से आग जलाएंगे ना तो क्या होगा,
प्रधान जी जो है वो कोयला जला रहे थे, उसको अंगारा बना रहे थे, कोयले को क्या कर रहे थे, अंगारा बना रहे थे। तो उनका क्या हुआ, हाथ जल गया, है ना। तो सब हंसने लगे। भाई स्टोरी बना रहा हूं मैं आपके लिए, ये एक है ना, ये जो गांव के प्रधान जी हैं, वो गांव, वो पंचायत मूवी वाला जो प्रधान है ना, उसने क्या किया, ठंड में कोयला जलाया, तो अंगारा बनाया, कोयले जला तो क्या बना, अंगारा, और उस अंगारे से प्रधान जी का हाथ जड़ गया, तो सब लोग हंसने लगे, तो 16 हंस हो गए। भाई सब हंस रहे हैं, 16 लोग हंस रहे हैं, तो 16 हंसना हो गया, है ना। फिर वो गए ओझा के पास कि भाई मेरा इलाज कर, है ना। तो ओझा ने क्या किया, उसको धुला दिया, ओझा ने उसका हाथ धुला दिया और खेर का पत्ता लगा दिया। क्या लगा दिया, खेर का पत्ता, तो खेरवार हो गया। बड़ा सिंपल है, एक दिमाग में एक सिस्टम बनाओ, तैयार करने के लिए एक कोडिंग करनी है। क्या करना है, अंगारा या अगर, यहाँ वही है बेटा, अंगारा मैंने लिखा हुआ है, अगर या जनजाति है वो एक ही बात है, मैं याद करने के लिए, क्योंकि अगर अंगारा नहीं लिखता तो वो कोयले से कनेक्ट नहीं होता, कोयले का बनाया अंगारा और उससे हाथ जल गया, हाथ जल गया तो क्या किया, सब हंसने लगे, तो उससे हुआ 16 हंस। फिर हम गए ओझा के पास इलाज कराने के लिए, तो ओझा ने क्या किया, उसे हाथ को धुला दिया और फिर उसपे एक खेर का पत्ता चिपका दिया, खेरवार हो गया, तो बोले खेरवार कर दिया मैंने तुम्हारा। तो बस ये नाम हमें एक क्रम में सिस्टमेटिक जमाने हैं। अब बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में ये सेट हुआ कि नहीं। तो भील का हमने याद कर लिया, गौंड हमने याद कर लिया, ये बाकी का याद कर लिया, अब बेगा पे आएंगे। यहां तक बोले याद हो गया। बताओ दिव्या, सोनू आप बताओ, भाई देवेंद्र, इमरतलाल, आप लोग बताया करो रे कि याद हुआ कि नहीं हुआ। चलो बताओ जल्दी से कि इतना याद हो गया, जो याद है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या, रिवाइज हुआ, याद हुआ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेगा, बेगा जो है वो बेगा है। देखो बेग जो होता है ना अपने घर का, उसमें जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं कहीं पर, तो हम उसमें नरा सारा भर लेते हैं, नरोतिया भरोतिया, नाम क्या है, बहुत सारा सामान भर लेते हैं ना, तो हमारी मालवी भाषा में नरा सारा भर लिया ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरा सारा सामान भर लिया यार, नरा सारा भर लिया, क्या बोलते हैं, नरा सारा भर लिया। तो नरोतिया भरोतिया सरोतिया, ऐसे नाम याद करो, नरोतिया भरोतिया सरोतिया। क्या याद करोगे, नरोतिया, बस ये एक लाइन पकड़ो तो अपने आप चलेगी वहां तक, नरोतिया भरोतिया सरोतिया। क्या नाम है, नरोतिया भरोतिया सरोतिया, बोलो। बेग में बहुत सारा नरा सारा भर लिया है ना, तो नरोतिया भरोतिया रायमेना। क्या नाम है, रायमेना कठमेना। देखो ये मेना मेना भी याद कर लेना। अब क्या भर लिया, मेना भर लिया, मैंने भर लिया है ना, तो क्या भर लिया बेग में, मैंने भर लिया, तो मैंने भर लिया मतलब मेना, तो राय मेना कठमेना भी वहीं पे है। नरोतिया भरोतिया, ये एक साथ में जोड़ी बनी। फिर राई मेना कठ मेना, कौन सी मेना, राई मेना कठ मेना, मतलब मैंने बेग में नरा सारा भर लिया, ऐसे बोलना है। मैंने बेग में नरा सारा भर लिया, मतलब कि मैंने बेग में नरा सारा मतलब नरोतिया, और भर लिया मतलब भरोतिया। मैंने मतलब मेना, तो राई मेना कठ मेना, राई मेना कठ मेना, नरोधा भरोतिया, ये 4 याद हो गए। बिंजवार क्या है, अगली जनजाति बिंजवार जनजाति। बिंजवार, नाहर और कोडमान क्या है, बिजवार, नाहर और कोडमान। तो अब मैं ये याद कराने के लिए कौन सी पद्धति यूज कर रहा हूँ, कोडिंग की। तो वो कोडिंग जो है वो कोडमान है, वो कोड कहां पर रख ली हमने, बेग में छिपा करके रख ली। तो कोड कहाँ छिपाओगे आप, बेग में छिपा कर रख लोगे, है ना। अगला नाहर और बिजवार, ये दोनों अपने मन से दिमाग में सेट करो कि नाहर जनजाति और बेगा जनजाति, नाहर है ना, नाहर और बिजवार, ये हमने बेग में छिपाया हुआ है। मैंने सारी याद करा दी, इस वाले को छोड़कर, कोल को छोड़ करके हमने सारे जो है वो अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं। नरोतिया भरोतिया रमेना कठमेना, ये याद आए बेग से, है ना, बेग में नरा सारा भर लिया, बेग में क्या कर लिया, नरा सारा भर लिया, नरोतिया भरोतिया रेमेना कठमेना। मैंने बेग में नरा सारा भर लिया, तो मैंने मतलब राइमेना कठमेना, नरा सारा भर लिया हमने, नरोतिया भरोतिया, है ना। और क्या भर लिया, तो कोड जो है ना, ये मैं जो याद करा रहा हूँ, ये कोड मैंने ढेर सारा भर लिया, ठीक है। बिजवार और नाहर, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अब यहाँ आओ, हमें कोल पे फोकस करना है। रोतिया, देखो किसी को हम अगर कोल बोलेंगे, कोल मतलब काला होता है ना, तो काला क्या करेगा, अगर हम किसी को काला बोलेंगे तो वो रो दिया, क्या बोलेंगे, रो दिया, तो हम लिख दो यहाँ रो दिया।
किसी को काला बोला तो वो क्या कर दिया, रो दिया, तो रो दिया से याद होएगा रोतिया, क्या याद होएगा, रो दिया, रोतिया। और फिर उसने क्या किया, शोर मचाया, तो दशोरे, शोरे, शोरे, शोरे मतलब कि दशोरे, है ना, नरोतिया दशोरे, ये दो शब्द याद हो गए। वैसे तो इन शब्दों को आप कोडिंग से मत करना, क्योंकि ये एक जैसे होंगे तो मिक्स होंगे, है ना। विंज, गोतले, गोतेले, मवासी, कंगवटिया, थकवटिया, सेवटिया। अब यहाँ देखो ट्यूनिंग देखना, ये है वटिया, कंगवटिया, ये है सेवटिया, ये रेवटिया, ये है भवतिया। इन शब्दों पर फोकस करो, तो जहां पर ये तिया वतिया 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 शब्द आ रहा है वहां कोल हो जाती है, क्या हो जाती है, देखो यहाँ शब्दों पर फोकस करना, कंगवटिया, थकवटिया, सेवटिया, रेवटिया, भवतिया। ये जब भवतिया, सेवटिया, नेवटिया, कंगवटिया, थकवटिया शब्द आता है तो सब क्या हो जाता है, कोल हो जाता है। दिमाग में बस इतना याद कर लो, अपने आप बाकी की कहानी याद रहेगी। ये दो तीन शब्द मैंने शुरू शुरू की यूं याद करा दिया आपको, कि किसी को काला बोला तो वो रो दिया, रो दिया तो उसने बहुत शोर मचाया। अब उसको चुप करना तो जरूरी नहीं, तो मम्मी मारेगी, तो उसको हमने गले लगाया, तो गोतेले, क्या लगा दिया, गोतेले, है ना, उसको गो उसके मतलब गले लगा लिया, ठीक है। मवासी और विंज, ये दो मन से याद करो, और बाकी के सब एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। कंगवटिया, थकवटिया, सेवटिया, रेवटिया, भवतिया, बस ऐसे क्रम से बोलना। क्रम जरूरी है, क्रम के बिना कुछ नहीं जरूरी, कुछ नहीं होगा। तो क्रम से अगर इन सबको एक बार रिपीट मार लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ये याद रख लेना, जो जनजातियां मैं आपके दिमाग में याद करा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रख लेना है, आपको सेट कर लेना है अपने दिमाग में। हमने जनजातियों की उपजाति याद कर ली, आगे बढ़े, अगर इजाजत हो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमें फिर हमके इनके देवता मिलते हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि कौन सा देवता किस में घुस जाता है ना, किसका देवता किसी और में घुस जाता है, सबका एक जैसा लगता है। तो देखो, भील जो है वो किस देवता को पूजते हैं, वो भील जो है, ये बिल है ना, भील। अगर मेरे को कोई बिल दे देगा तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्या करूंगा, ठुकरा दूंगा। तो कौन हो जाता है भीलों का सबसे बड़ा देव, मैं उस बिल को ठुकरा दूंगा, मैं नहीं भरूंगा बिल। भैया हम चार दोस्त, हम रेस्टोरेंट में चाय पीने गए, कुछ भी करने गए, तो हम मैं मुझे कोई बिल देगा तो मैं उसको ठुकरा दूंगा कि मैं नहीं भरूंगा। तो ठुकरा दूंगा मतलब ठाकुर देव, है ना, या बाप देव, है ना। और कौन देगा बिल, तो आपका बाप देगा। कौन देगा बिल, आपका बाप देगा, है ना। बिल कौन देगा, आपका बाप देगा, बाप नहीं बाप देगा, है ना, याद हो जाएगा। फिर गोंड, ये है बड़ा देव, ठीक है। तो गोंड जो है वो बड़ा देव है, मन से याद कर लेना, याद हो जाएंगे, नहीं तो वल्गर कोड बन जाएगा, ठीक है। कोल, कोल जो है, कोल मतलब कि काला, कोल। तो घिस्सी, घासी, घमसान, सन्यासी, देवी, बस इतना याद रखो, ये तीन नाम ही है। देखो, कोल मतलब कि काला, कौन हो जाता है काला, जो बहुत घिसा घिसाया सा हो जाता है ना, जो घिसा घिसा पीटा होता है वो काला पड़ जाता है। भाई आपका कोई भी गहना हो, कोई भी वस्तु बहुत घिसी घिसी सी होगी, घिसी पिटी सी होगी, तो काली पड़ जाएगी, है ना। या फिर जो सन्यासी लोग होते हैं वो जंगल में घूमते रहते हैं, धूप में ऐसे ही घूमते हैं, तो वो काले पड़ जाते हैं। तो सन्यासी देवी और कोलों के दो देवता, घासी घमसान याद करना है और कोल के एक देवता याद करना है आपको, सन्यासी। तो दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। आगे कोरकू, कोरकू जो महादेव को अपना पिता मानते हैं और मेघनाथ और रावण की पूजा करते हैं। तो कोरकू से तो सीधा रावण याद करो, यहाँ मेघनाथ रावण का पुत्र था, तो रावण की पूजा करने के कारण ये मेघनाथ देव को पूजते हैं। फिर खनेरा देव और किलार देव, क्या याद करना है, खनेरा देव और किलार देव, ये अलग से याद कर लो। ये मैं जो कुछ खास मुझे जहां लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है वही रख रहा हूँ। रखने को तो यहाँ छह छह देवता सब में रख दूं मैं, लेकिन कोई काम का ही नहीं है। कोई प्रकृति का देवता है, कोई किसी का देवता है, सब में इतना लोड नहीं लेना है। तो याद रखो कि सबके देवता देवी देवता में हमें केवल वो देवी देवता याद रखना है जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है।
सहरिया, सहरिया व शहर वाले बहुत तेजी से करते हैं पूजा, तो तेजा जी है ना, क्या याद करना है, तेजा जी की पूजा करते हैं। और सबरी मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सबरे मंत्र पढ़ते हैं, सबरे के सबरे ही मंत्र पढ़ते हैं। शहर में तो सबके सब मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सबके सब मंत्र पढ़ते हैं और बहुत तेजी से पढ़ते हैं। तो शहर में बहुत तेजी से मंत्र पढ़े जाते हैं, क्या करते हैं, तो तेजा जी की पूजा करते हैं, सबरी मंत्र पढ़ते हैं, याद रह जाएगा। बस सुन के देवी देवता है, सबसे बड़ा देवता वाला चैप्टर क्लोज। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये जो सारी जनजातियां किसकी वंशज है, ये क्वेश्चन भी बनता है भाई, तो किसकी वंशज है, देखो भील जो है वो महादेव को अपना वंशज मानते हैं कि हम सब लोग जो हैं वो महादेव के वंशज हैं। किसके वंशज हैं, भील सारे किसके वंशज माने जाते हैं, महादेव के वंशज माने जाते हैं। गोंड में ऐसा अपने को कुछ भी नहीं करना है। कोल में सोमवंशी राजा गंधार के पुत्र थे कोल, उनका नाम ही कोल था, इसलिए इनको वो मानते हैं कि हम इन्हीं के पुत्र थे। और रामायण कालीन वनवासी भी इन्हें कहा जाता है, ये याद रखना। कौल कौन है, रामायण कालीन वनवासी। हमने एक दोहा सुनाया था ना, कोल कीरत सबाए रतन पतन तंट पुरंत सुबाए, ऐसे को एक दोहा सुना करके आपको ये तब जब कोल पढ़ाया था तब याद कराया था। ये कोरकू जो है वो रावण के द्वारा मुला मुलाई से उत्पत्ति मानते हैं। रावण की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने बनाया मुला मुलाई और उनसे इनकी उत्पत्ति हुई, तो ये मुला मुलाई के वंशज अपने आप को स्वीकार करते हैं। सहरिया जो है वाल्मीकि और विश्वामित्र दोनों को अपना वंशज मानते हैं कि हम इन दोनों के वंशज हैं। कुछ सहरिया वाल्मीकि को और कुछ सहरिया विश्वामित्र को, तो दोनों व है, वाल्मीकि और विश्वामित्र दोनों ही याद रख लेना। बेगा और भारिया में ये चैप्टर अपने को रखना ही नहीं है दिमाग में, तो बड़ा सिंपल है, ये याद हो जाए, मुला मुला याद हो जाए, वाल्मीकि और ये याद हो जाए विश्वामित्र, सोमवंशी राजा गंधार के पुत्र कोल याद हो जाए और महादेव याद हो जाए। बस ये चार ही नाम है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गौंड जनजाति का मूल निवास कहां पर है, किस जनजाति का मूल निवास कहां पर है, तो भील अपना मूल निवास किसे मानते हैं, तो भील अपना मूल निवास मानते हैं कुशलगढ़ ढोल क्षेत्र को। किसे मानते हैं, कुशलगढ़ नाम की जो जगह है, कुशलगढ़ में जो ढोल नाम का गांव है उसे भील अपना गांव मानते हैं, या मूल गांव या मूल जगह जहां से उनकी शुरुआत होती है वो मानते हैं कि वो कुशलगढ़ है। क्या है, कुशलगढ़, ठीक है। तो या क्या करना है, भील को हमने किया है बील, क्या याद किया है, बील। तो बील भरने में कुछ लोग तो कुशल होते हैं, या जिनके पास कौशल होता है वो बिल नहीं भरते हैं, बिल भर देते हैं, बिल भरने के कौशल होता है, कला, ठीक है। आगे बढ़ो। अब गौंड किसको अपना जो है मूल स्थान मानते हैं, वो सोहगढ़ को, किसको, सोहगढ़ कांचीपुरम को। इस याद रख लेना, सेहगढ़ सोहगढ़ शब्द मिले तो वही है कांचीपुरम। कोल जो है वो रीवा जिले में कुराली तहसील है, रीवा जिले की जगह है कुराली तहसील, उसको अपना, तो रीवा जिले की कुराली तहसील को कोल अपना क्या कहते हैं, तो कोल शब्द को जोड़ना है कुराली से, क्या कहते हैं, कुराली। तो देखो कोल कुराली शब्द को एक साथ बोल करके देखोगे तो याद ही हो जाएगा। कोल कुराली को अपना प्रमुख स्थान मानते हैं। कोरकू, कोरकू जो है वो सांवलीगढ़ और भवलगढ़ को, कोरकू जो है वो भवलगढ़ और सांवलीगढ़ को अपना जो है मूल निवास स्थान मानते हैं। भंवरगढ़ और सांवलीगढ़, भंवरगढ़ सांवलीगढ़ कोरकू। फिर सहरिया राजस्थान की जो जगह है, राजस्थान में शहबाद, क्या बोलते हैं, शहबाद, ऐसे लिखना है वैसे, शहबाद, शहबाद नाम की जो जगह है उसे अपना मूल निवास स्थान मानते हैं। क्या है, शाहबड़ हुआ करता था, बाद में घिस घिस करके शाहबाद हो गया। बेगा में ऐसा कुछ नहीं है, भारिया में भी कुछ नहीं है। तो आपको दिमाग में उनके मूल निवास स्थान सारे एक साथ कनेक्ट करके हमने याद कर लिए, ये याद कर लेना रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सब जनजातियों में विवाह भी होता है, सारी जनजातियों में विवाह की परंपरा पद्धतियां पाई जाती है और वो गड़बड़ करती है, याद होती ही नहीं है। इसका विवाह भरा जाता है उसमें और उसका विवाह भरा जाता है उसमें, वो होता है, सब में होता है, कॉमन है ये, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका होता होगा। ये हर स्टूडेंट परीक्षा में बैठता है ना, तो जब उससे पूछ लिया जाए कि भगेली विवाह किस जनजाति का है, तो आधे उसके फरकच्चे उड़ जाते हैं कि अरे यार ये तो सारी जनजातियों में होगा। लम सेना किसका है, तो पर खच्चे उड़ने वाले विवाह है ये, इसलिए इसको तो घोट घोट रख लो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो इस दुनिया में किसी भी स्टूडेंट का परफेक्ट नहीं होता।
हर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो। देखो भील जो है, अब यहाँ एक कोड बनाना पड़ेगा, हम छोटे छोटे थोड़े से कोड कनेक्ट करके इसको याद करेंगे। भीलों के प्रमुख विवाह भगोरिया विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह, आई भरायण विवाह, धारणा विवाह, गोल गधेड़ो और घर गुस्सी। तो अब क्या कर रहे हैं, हम एक कोड कर रहे हैं कि है ना, लड़की भील लड़की भाग कर, भील लाड़ी भाग कर, क्या कर रहे हैं, भील लड़की नहीं, लड़कियों की शादी में जब जो दूल्हा और दुल्हन को लाड़ा और लाड़ी कहते हैं ना अपने यहाँ, भाई लाड़ा लाड़ी होते हैं ना, तो लाड़ा लाड़ी तो लाड़ी बोल देते हैं, लाड़ी मतलब वो लड़की दुल्हन है ना, उसको क्या कहा जाता है मालवी भाषा में, लाड़ी। तो ये जो लाड़ी है, ये भाग कर लाड़ी आई गधेड़ी घर में घुस गई। क्या कर रहे हैं, एक शब्द बोलना है, भाग कर आई लाड़ी। क्या कर रहे हैं, एक कोड में आपके अपने दिमाग में रटो इसको। क्या कोड बनाया हमने, इतना सिंपल सा कोड है, भील के विवाह याद करने का, भील के विवाह याद करने का कि भाग कर, क्या बोल रहे हैं, भाग कर आई लाड़ी, भाग कर क्या कर रहे हैं, आई लाड़ी घर में घुस गई, घर में घुस गई, क्या बोल रहे हैं, घर में घुस गई, याद रख लेना। बस इसके बाद एक विवाह बचेगा, तो भाग से भगोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागरिया, तो भगोरिया। आई से हो जाएगा आई भरायण, क्या हो जाएगा, आई भरायण विवाह। लाड़ी से हो जाएगा लुगड़ा लाड़ी विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह। फिर घर से घर गुस्सी, घर से हो जाएगा धर, धर हो गया ना, तो धारणा विवाह, क्या हो जाएगा, धारणा विवाह। ये हो जाएगा घर गुस्सी विवाह, घर गुस्सी विवाह। ये विवाह आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, इतना कठिन भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्या बोला, एक कोड बनाया, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई, क्या बोल रहे हैं, भागकर आई लाड़ी और घर में घुस गई, क्या बोल रहे हैं, भागकर आई लाड़ी और घर में घुसी। किसके विवाह, भीलों के। तो देखो ये क्या है, भगोरिया विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह, आई भरायण विवाह, धारणा विवाह, गोल गधेड़ो विवाह। अब ये घर में घुस गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, गधेड़ी, क्या बोलेंगे, गधेड़ी। देखो ये कोड में एक शब्द और मैंने यहाँ जोड़ लेना है बस, घर में आई लाड़ी में भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी, क्या बोल दो यहाँ, गधेड़ी। तो बस अगला विवाह हो गया गोल गधेड़ो विवाह, गोल गधेड़ो। बस चाहो तो इस गोल गधेड़ों को अलग से याद कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब अपने दिमाग में क्लियर हो जाए। एक छोटा सा कोड, कोड क्या है, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी, क्या बोलेंगे, अरे भाई घर में घुस जाएगी गधेड़ी नहीं बोलोगे क्या उसको, ठीक है। तो क्या होगा, घर में घुस गई आई, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी, क्या बोलेंगे, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी। बस इतना सा 2 3 4 बार बोल लो। ये जो 2 घंटे 2.5 घंटे का 3 घंटे का वीडियो रहेगा ना, इसे आज दिन भर में 2 बार देख करके अपने हाथ से छोटा छोटा सा नोट करना या प्रिंट आउट निकालना, अपने दिमाग में चिपकाना, कैसे भी आज के बाद 10वीं यूनिट पढ़नी ना पड़े, इतना हमें रिवीजन इसका कर लेना है। अब यूं सोच लेना कि बस अब आज फाइनल है, युद्ध हम सीधे एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। भाग के आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी, बस इतना सा बोलो, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी, क्या बोलेंगे, भागकर आई लाड़ी घर में घुस गई गधेड़ी। देखो ये याद हुआ, भागकर भगोरिया लाड़ी आई लाड़ी है ना, घर में घुस गई गधेड़ी, घर में घुस गई गधेड़ी। तो बस इतने से हमें तो आपका पूरा काम याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगला गोंड विवाह, गोंडों के विवाह याद करते हैं, क्या है, गोंड में भी है भगेली, लेकिन यहाँ भागने से कोई शब्द भगोरिया था, यहाँ भगेली थी, है ना। तो भगेली, पालीथर विवाह, दूध लोटावा विवाह, लमसेना भगेली और चढ़ विवाह, पठोनी विवाह। देखो क्या है भाई, सिंपल सा, ठीक है। क्या किया, गोंड का विवाह याद करना है, तो पहले पटा लिया, क्या किया, पहले पटा लिया, क्या किया, गोंड लड़की को पहले पटा लिया, क्या कर लिया, पटा लिया। क्या करना है, पटा लिया मतलब पठोनी, पठोनी को हमने क्या करना है, पटा लिया। तो गोंड लड़की को हमने क्या किया, पहले पठोनी, पठोनी। फिर क्या करेंगे, पठोनी और फिर उसके साथ में भगेली, पठोनी भगेली, इन शब्दों को जोड़ो आपस में, पहले उसको पटाया और फिर उसको भगाया, भगाकर ले जाने वाला भगाया। तो पहले पठोनी फिर भगेली, याद रखना, ठीक है, पठोनी भगेली।
फिर चढ़ लम सेना, क्या होगा, चढ़ ये ऐसे क्रम बनाना पड़ेगा आपको, जोड़ा जाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं कोडिंग करूंगा तो इसका कोड और इसका कोड आपस में मिक्स घुसेंगे, है ना। तो यहाँ मैं खुद कोड नहीं कर रहा हूँ, सब जगह कोड मत करना, नहीं तो कोड मिक्स हो जाते हैं। देखो, पठौनी गोंड विवाह है, पठौनी लम सेना, पठौनी भगेली, पठौनी भगेली मतलब पटा लिया भगा ली, तो पहले पटा ली और फिर भगा ली, दो याद हो गए हैं। फिर चढ़ोली लमसेना, चढ़ ली, चढ़ विवाह लमसेना विवाह। भाई यहाँ कोड मत करो, चाहूं तो मैं फटाफट कोड बना दूं, लेकिन कोड बना करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, दो तीन बार आपके सामने ये रिपीट करना चाहता हूं। दूध लोटावा किस जनजाति का विवाह है, दूध लोटावा परंपरा किस जनजाति में चलती है, दूध लोटावा जो है वो गोंड जनजाति की परंपरा है। तो दूध लोटाया, क्या किया, दूध लोटाया, किस में लोटाओगे, किसी को दूध लोटाओगे तो पॉलीथीन की थैली में रख करके लोटाओगे ना। आपने देखा होगा ना वो सांची का पाउच आता है पॉलीथीन की थैली में, तो ये देखो पॉलीथर विवाह, क्या हो गया, पॉलीथर विवाह। तो भैया देखो दूध लोटाना है गोंड को तो पॉलीथीन में धर दो, तो पॉलीथीन में रख दो, तो पॉलीथर विवाह ये आपस में जुड़े। फिर हमने क्या किया, पठौनी और भगेली को जोड़ लिया, तो पहले पटा ली और फिर भगा ली, तो पठौनी और भगेली ये एक साथ जुड़ गया, ये दो एक साथ जुड़ गया, फिर चढ़ और लमसेना एक साथ जोड़ लो, और ये तीन जो ग्रुप हमने बनाए हैं, पॉलीथीन की थैली में दूध लौटा दो, किसको, गोंड को, ठीक है, पॉलीथीन की थैली में दूध लौटा दिया। फिर लम सेना और चढ़ हमने एक साथ याद कर दिया कि भाई सेना तो जो है वो चढ़ाई कर देती है, क्या कर देती है, ये जो सेना है वो चढ़ जाती है ना, चढ़ाई कर देती है। एक राज्य की सेना दूसरे राज्य पर चढ़ाई करती थी ना, तो सेना चढ़ाई करती थी, तो सेना से चढ़ाई कर लो, सेना ने चढ़ाई कर दी, हमने क्या कर लिया, पटा ली और भगा ली। तो भाई तीन काम हो रहे हैं, पटा ली भगा ली, तो जैसे ही हमने पटाई और भगाई सेना ने चढ़ाई कर दी। भाई अब आपके दिमाग में जाने लगा होगा मैं क्यों कर रहा था इतनी देर से यहाँ मजाक मारी आपको ये याद करवाने के लिए, कि अब आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। देखो क्या हो रहा है, हमने गोंड के विवाह याद करने हैं, हमने उसको पटा ली, क्या कर लिया, पटा ली और फिर उसको भगा ली, क्या कर लिया, जब मैंने उसे पटा ली और फिर मैंने उसे भगा ली, तो फिर मेरे ऊपर क्या चढ़ गई, सेना ने चढ़ाव कर दिया, सेना क्या क्या कर गई, मेरे ऊपर चढ़ गई, सेना मेरे ऊपर चढ़ गई। और फिर क्या हुआ, जब सेना मेरे ऊपर चढ़ गई तो मैंने दूध लौटा दिया, दूध लौटा दिया, फिर किस चीज में लौटा दिया, पॉलीथीन की थैली में, तो पॉलीथीन की थैली में लौटाया तो पॉलीथर। अब देखो पठौनी, पठौनी भगेली लम सेना और चढ़ विवाह, दूध लोटा और पालीथर विवाह, ये सारे विवाह जो है वो गौंड के विवाह है। अब हमारे दिमाग में ये सेट हो जाए, कोल लोग अच्छे सिंपल शादी करते हैं, हाँ कोल बहुत अच्छी सिंपल शादी करते हैं, हिंदू विवाह जैसा करते हैं, तो क्या ये दो लोगों का विवाह आपके दिमाग में रहा सेट, मतलब यहाँ घचड़ पचड़ तो नहीं हो रही है ना। देखो बड़ा आसान है, शांति से अपने दिमाग में इसे सेट करने की कोशिश करोगे तो हर चीज याद होगी, बड़ा आसानी से याद होगा, इसको याद करो। देखो पहले पटाया फिर भगाया, जब मैंने उसे पटाया और मैंने उसे भगाया तो उसकी जो सेना थी वो मेरे ऊपर चढ़ गई, तो ये सेना मेरे ऊपर चढ़ गई, फिर मैंने क्या किया, उसको लौटाया, लौटाया पॉलीथीन की थैली में भर के, भैया मारते नहीं तुर के, लौटाया पॉलीथीन की थैली में भर के, तो हम दूध लौटाया को केवल लौटाया, क्योंकि सेना चढ़ रही है अब तो लौटाना ही पड़ेगा, तो ये लौटाया, सेना ने सेना वापिस चली गई, पॉलीथीन की थैली में लौटाया था हमने, ठीक है। तो पॉलीथर विवाह, भगेली विवाह, लौटाया विवाह, दूध लौटावा विवाह, लम सेना, चढ़ विवाह, पढ़ोनी, ये सारे विवाह किसके हैं, गोंड के हैं। अब देखो कोल, तो कोल में बहुत सिंपल है, बहुविवाह पद्धति पाई जाती है, और हिंदू जितने विवाह होते हैं, हिंदू की जो विवाह परंपरा है वो सेम ये पालन करते हैं। चलो खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पर चिथोड़ा विवाह, आटा साटा विवाह, पाटो विवाह, गोनेम विवाह, हट विवाह, ठीक है, क्या बोलना है, 5 विवाह है, क्या विवाह है, चिथोड़ा विवाह, क्या बोला, चिथोड़ा, क्या नाम है, चिथोड़ा। ये देखो कोरकू जो है, जब कोई किसी को थोड़ा सा भी किसी, देखो कोरकू क्या नाम है, कोरकू, कोरकू मतलब ये जो कोर होती है ना, कोर मतलब कॉर्नर है ना, थोड़ा सा भी कॉर्नर से टच हो जाता है
अगर हम उससे सट के, अरे देखो सिंपल है, ये दीवार से सट के हम जब चल रहे थे तो कॉर्नर से चल रहे थे, कॉर्नर से चिपक करके, तो ये थोड़ा सा भी सट गए उससे, थोड़ा सा भी सटा गए उससे, तो क्या हुआ, उसने हट कर दी, मतलब जिद करने लगी, थोड़े से भी जैसे ही उससे टच हुए, मतलब इमेजिन करो लड़कों, हम सामने से एक लड़की आ रही थी, इधर से हम जा रहे थे, हम उससे टच ना हो जाए, जगह बहुत सकरी थी, तो हम क्या करने लगे, दीवार से चिपक चिपक करके सटक सटक करके चलने लगे। तो हम क्या करने लगे, थोड़े से भी उससे सट ना जाए, चिपक ना जाए, नहीं तो वो हट करने लगेगी। बस ऐसे इसी को जोड़ना है, उसी को जोड़ना है। कॉर्नर से चल कर रहे थे ना, तो कोर से जुड़ जाएगा वो, ये कोर कू में केवल कोर, कोर पे कॉर्नर से जोड़ना है। तो कोरकू, चिथोड़ा, अथवा अभी यहाँ कोड तो बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो फिर कोडिंग आपस में मिक्स होती है, कोडिंग मिक्स ना हो इसलिए कोरकू का कोडिंग मत बनाओ, ठीक है। तो चिथोड़ा, आटा साटा, पाटो, गोनेम और हट विवाह, क्या नाम है, आटा साटा, पाटो, गोनेम और हट विवाह, ये 5 नाम है। आटा साटा, पाटो, गोनेम और हट, ऐसे बोल करके देखो, ठीक है। एक एक सिंगल सिंगल को जोड़ो, कैसे, अगर वो पूछ ले कि चिथोड़ा विवाह पद्धति कौन सी जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। देखो, थोड़ा विवाह, ची थोड़ा है ना, तो ची मत बोलना, थोड़ा है ना। तो जब हम किसी को थोड़ा सा देते हैं तो वो कोरा कोरा खाता है, क्या देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, तो वो कोरा कोरा, भाई घी लगा के नहीं दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा दे रहे हैं, कोरा कोरा सा, है ना। रोटी बनाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी सी देते हैं, कोरी कोरी, मतलब घी में चौपड़ के नहीं देते। फिर आटा साटा, तो ये देखो, कोर कोर, ये थोड़ा सा है, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या, आटा खा लिया है ना, आटा साटा, तो ये आटा साटा हो गया, चिथोड़ा हो गया। पाटो, क्या बोलेंगे, पाटो, तो ये कोरकू को क्या करो, कोरकू बोलो, कोरकू, कू 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 माने कोयल, कोयल जो है, जो कोयल जैसी है उसको पटा लो, है ना। फिर गोनेम, क्या नाम है, गोनेम और हट, भाई हट मैं बोल रहा हूं तो मुझे आप बोल सकते हो हट, याद नहीं हो रहा है, हट, ये कोरकू याद नहीं हो रहा है, हट बोलो, कोरकू याद नहीं हो रहा है, हट, हट से हट विवाह आ जाएगा। हट विवाह, चिथोड़ा विवाह, आटा साटा विवाह, पाटो विवाह, गोनेम विवाह, ये पांचों विवाह किसके विवाह है, इस सारे के पांचों विवाह जो है कोरकू के विवाह। अब आए हैं शहर में, आपने देखा होगा शहर में बहुत झगड़े होते हैं, क्या होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। गांव में तो सब लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं, गांव में केवल जमीन की लड़ाई होती है, जमीन की, किसी ने किसी की मेड़ को हाँक लिया, किसी ने किसी की मेड़ को खेत से ट्रैक्टर से कर दिया, तो बस लड़ाई, वहां लड़ाई नहीं होती। आपने देखा होगा शहर में बहुत झगड़े होते हैं, क्या होते हैं, झगड़ा, तो झगड़ा विवाह कहाँ चलता है, झगड़ा विवाह चलता है शहर में, ठीक है। अब झगड़ा हो गया तो संधि भी तो करनी पड़ेगी भाई, कहीं पे झगड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या कराते हैं, लड़ाई हो जाती है तो संधि करवाते हैं ना, संधि करवाते हैं। तो देखो ये हो गया झगड़ा, क्या हो गया, झगड़ा, तो झगड़ा हो गया, तो अब हम क्या कराएंगे, संधि, क्या कराएंगे, संधि, है ना। फिर हम उनको बोलेंगे कि तू इस तू तू इसका सामान, मतलब इसका झाड़ फेरा, इसका तू इसको दे, मेरा मेरे को दे, मतलब फिर से तुम अब लड़ना मत, मतलब फिर से मत लड़ना, तो फिर से मत लड़ना, झगड़ना, तो फिर से मत लड़ना। देखो हमने क्या करा दिया, संधि करा दी, अब बोल रहे हैं फिर से मत लड़ना झगड़ना, है ना, फिर से मत लड़ना झगड़ना, तो फिर झेरा, फिर झेरा मतलब झाड़ फेरा, है ना, याद हो जाएगा, ये शब्द जुड़ रहे हैं आपस में, कनेक्टेड है, बड़ा आसान है ये तो। शहरिया के विवाह बड़े सिंपल हैं, 4 विवाह करते हैं शहरिया, नाम में भी 4 शब्द है, सहरिया। तो देखो कुछ नहीं करना है, शहर में बहुत झगड़ा झाटा होता है, तो झगड़ा और झाड़ फेरा ये दोनों इसी से कनेक्ट कर लो। फिर हम संधि करा लेते हैं, और फिर लोग जब संधि हो जाती है तो खीखी 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 करते हैं, क्या करते हैं, खीखी खीखी खीखी, भाई संधि हो जाएगी, लड़ाई हो रही थी तो गुस्सा कर रहे थे, संधि हो गई तो ही करेंगे, खीखी खीखी करेंगे, तो खीखी खीखी करेंगे तो खेका विवाह हो जाएगा, क्या करेंगे, खीखी 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 खेका विवाह, याद करो, ये शहर में खीखी खीखी करने ही जाते हैं लोग, ठीक है। अब याद हुआ, चलो अब आ जाओ बेगा, ये कठिन है भाई, बेगा बहुत खतरनाक पड़ता है रे, शादी याद करना, विवाह मतलब खतरनाक है, ठीक है। देखो पहली बात तो कि गोंड और बेगा एक दूसरे के बहुत चिपकी हुई है, इनके दोनों के विवाह मिक्स होते हैं, इसका विवाह इससे और इससे विवाह ये मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ चढ़ विवाह है तो यहाँ भी चढ़ विवाह है, यहाँ लम सेना विवाह है तो यहाँ भी लम सेना विवाह है,
ये देखो कनेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर अब ये जो विवाह है इनको करा लो, तो देखो हमारा बेग क्या है, हमारा जो बेग है बस्ता है वो चोरी हो जाता है। तो ये देखो पहला विवाह क्या है, चोर विवाह, ठीक है, याद होगा चोर विवाह कौन करता है, बेग से, बेग चोरी हो जाता है तो बेगा चोर विवाह करता है। हमारा बेग कोई उठाकर ले जाता है तो हमें बेग उठा करके ले जाना पड़ता है, तो उठवा विवाह, क्या हमारा बेग हमें उठा करके ले जाना पड़ता है, तो उठवा विवाह, तो उठवा विवाह, फिर वो बेग चोरी हो जाता है तो चोर विवाह, है ना। फिर पेटुल विवाह, क्या है, पेटुल विवाह क्या है, अब पैसे तो है नहीं क्योंकि बेग हमारा चोरी हो गया, तो हमको पैदल जाना पड़ेगा, तो पैदल विवाह, पैदल विवाह को पेटुल विवाह करो, पेटुल को पैदल करो, तो बेग उठा करके तो पैदल जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी वाले बिठाते नहीं है, तो पैदल विवाह। अब पैसे तो बेग में धरे थे, चोरी हो गए, बेग बेग में रखे थे, पैसे चोरी हो गए, तो फिर वो उधार मांग करके काम चलाने वाला उधारिया विवाह। ऐसे हमें बेगा से कनेक्ट करना है। तो बेग जो है उसमें पैसे रखे हैं वो चोरी हो गया, तो चोर विवाह। फिर हमने उठा करके रखा था तो उठुआ विवाह, पहले हमने बेग उठा करके रखा तो उठुआ, चोरी हो गया तो चोर विवाह। फिर चोरी हो गया तो पैदल जाना पड़ेगा, तो पैदुल विवाह। फिर अब पैसे तो है नहीं जेब में, बेग में रखे थे, पैसे चोरी हो गए तो हमें उधार लेना पड़ेगा, तो उधारिया विवाह। बस ये विवाह याद कर लो क्योंकि जड़ और लम सेना तो उधर की तरफ से कॉमन है, वो याद हो जाएगा, याद हो गया। अब आखिरी बचा भारिया। भारिया बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है भैया। देखो लम सेना तो हम याद करेंगे नहीं, मंगनी हम याद करेंगे नहीं, बस बचा राजी बाजी और विधवा विवाह। क्या बचा, तो राजी बाजी कौन करता है, राजी बाजी, तो भाई मैंने भार उठा लिया, अब आई तेरी बारी, तो बारी आई मतलब राजी बाजी से तू भी उठा ले, राजी मर्जी से उठा तू भी भार, तो राजी मर्जी से उठाते हैं ये भार, इसलिए भारिया उठा हो गया। राजी बाजी, राजी मर्जी से उठाते हैं भार, इसलिए राजी मर्जी वाले का हो गया विवाह भारिया विवाह। बहुत ही सरल, एक ही तो विवाह है और विधवा विवाह तो कॉमन है। तो बड़े आसानी से आपको इस जनजातियों के क्या सारे के सारे विवाह दिमाग में चिपक गए। अगर नहीं ठूस पा रहा हूं मैं आपके दिमाग में तो आप 2-3 बार इस पर मेहनत कर लेना, तरीका यही होगा याद करने का। सारे विवाह एक साथ कंपैरिजन करके लिखो और कहानी को खत्म करो, ठीक है। उराव जनजाति के 3 विवाह मैंने नीचे एक पट्टी में लिख रखी, याद हो रहा होगा। उराव में है बुंदे विवाह, बंधवा विवाह और ठुकू विवाह। क्या है, बूंदे विवाह, बंधवा विवाह, ठुकू विवाह, याद कर लेना, वो अलग से हैं, तो वो तो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, कोई बहुत डीप में नहीं जाती कहानी, क्योंकि उराव हमारे यहाँ वैसे भी बहुत मात्रा में पाई नहीं जाती, 0.05% है, तो कोई काम की नहीं है। तो ये मूलतः हमने सातों जनजाति के जो है कंपैरिजन करके विवाह याद किए। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पे हम आगे बढ़े तो हम इन जनजातियों के पर्व याद करते हैं। क्या है, जो त्योहार जो पर्व ये लोग मनाते हैं ना वो याद कर लेते हैं। कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, तो देखो भील जो है, भील, ये भील जनजाति है, ये कौन कौन से त्योहार मनाती है, गल, गढ़ और इंदल। क्या मनाती है, गल, गढ़ और इंदल। एक टोन में बोलना तो याद हो जाएगा, इनको रट नहीं। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ बेटा, कोडिंग मत कर लेना, जहां ज्यादा होशियारी मारी ना कोडिंग की तो फिर सब भूल जाओगे, यहाँ कोडिंग मत करो, केवल कंपैरिजन करो, अपने आप याद रहेगा। जब हम एक सामने अपने सामने इतनी मेहनत करके हमने सबको कंपैरिजन कर लिया तो फिर कोड क्यों बना रहे हो यार, यहाँ कोड मत बनाना बेटा। मैंने भी कोशिश की, मैं देखो कोडिंग में मैं मास्टर हूँ, फिर भी मैं यहाँ मना कर रहा हूँ कि अभी बेटा कोड नहीं कर, है ना, क्योंकि यहाँ कोड किया तो गड़बड़ कर लेगा। तो इनको एक ही टोन में केवल अपने दिमाग में सेट कर लो, रहेंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिल भर दो और फिर चल दो वहां से, तो चलवाड़ी याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, चलवाड़ी। क्या हो जाएगा, बिल भरो और चल दो, तो बिल भरा और चल दिया, है ना। फिर भाग गए तो भगोरिया हो गया, तो भाग गए तो भगोरिया, चल दिए भाग गए। कितना सिंपल शब्द है, चल दिए, बिल भरा और चल दिए, बिल भरा और भाग गए, या बिना बिल भरे ही भाग जाओ, तो बिल भरा और चल दिए तो चलवाणी हो गया, भाग गए मतलब भगोरिया हो गया, है ना। गल, गढ़ और इंदल, इन तीनों को अलग से एक टोन में याद करो। गल, गढ़, इंदल किसका है, भील का है, कंपैरिजन करो, है ना। अब आगे आओ, पालसला युद्ध, पालसला त्योहार, दिवासा, नवई नवाणी, है ना,
और डोही त्योहार और ढाणी त्योहार, डोही त्योहार, बस नाम को भी अगर आप बोल दोगे ना तो भी आपको ये याद हो जाने वाला है, क्योंकि इनके त्योहारों में मिक्स होने वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं, सबके अलग अलग टाइप के त्योहार हैं। जैसे गोंड, अब देखो इन सब में आप देखोगे तो कहीं पे भी बिंदी लगी हुई है क्या? केवल ये गोंड ऐसा है जिसमें यहाँ बिंदी लगी हुई है, देखो दिख रही है आपको, बिंदी दिख रही है, तो गोंड अकेले में यह है, ये बिंदी लगी हुई है ना, तो गोंड में अगर यहाँ बिंदी लगी हुई, बाकी देखो भील लिखने में बिंदी नहीं लगानी, गोंड में नहीं लगानी, गोंड में लगानी, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, किसी में भी बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। तो बिंदी कहाँ लगाएंगे? गोंड में, तो बिंदी से भीतरी और बकबंदी अपने आप ही याद हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, अब ये बिंदी और बगबंदी याद हो गया तो भैया इसको ढीला छोड़ दो, हर ढीली, इस क्या हो गया? हर ढीली। लारू काज क्या नाम है? लारू काज और मड़ाई, मड़ाई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ जनजाति से संबंधित है। लारू काज उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? गौड़ जनजाति में मनाया जाता है। कोडिंग मत करो, अपने दिमाग में रटने की कोशिश करो। कोल केवल एक त्योहार मना रही है, खिचर हाई। कोल वैसे हिंदुओं के सारे त्योहार मनाती है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिए, लिखे नहीं, है ना। दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, होली, दीप सब मनाती हैं, लेकिन आपको केवल ये याद करना है खिचर हाई। क्या याद करना है? खिचर हाई। कोल को क्या याद करना है? खिचर हाई। क्या बोलेंगे? खिचर हाई। भाई खिचड़ी खाई, कोल, कल मैंने क्या खाई? खिचड़ी खाई, ऐसे याद करो। कोल को कर दो कल, और कल मैंने क्या खाई? खिचड़ी खाई। क्या खाई? खिचड़ी खाई, क्योंकि खिचर हाई तो याद रहेगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? कल मैंने खिचड़ी खाई, और सही में भी मैंने कल खिचड़ी खाई। ऐसे मत मत करो कि मैंने खाई, बल अब तो बोल रहे हैं केवल, है ना, मैंने नहीं खाई कल। तो कल क्या मैंने क्या खाई? कल मैंने खिचड़ी खाई। क्या खाई? खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाई, तो कल मैंने क्या खाई? खिचड़ी खाई, तो खिचर खाई। याद हो जाएगा ये ऐसे याद रखो, मैंने कल खिचड़ी खाई, कोल से खिचड़ी खाई। ठीक है, आगे कोल के बाद आते हैं कोरकू पे। कोरकू ने कौन सा त्योहार मनाना है? तो कोरकू, देखो कोरकू क्या करती है? डोडबली त्योहार मनाती है। दो बार रिपीट हो गया, डोडबली, पोला पर्व, जीरोती, पाली, पोला और मेघनाथ। तो देखो केवल तीन नाम याद करने हैं। क्या नाम याद करने हैं? डोडबली, देखो कोरकू, है ना, धार रहती है ना उसकी कोर से, धार कोर से हम क्या करते हैं? बलि चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाती है डोड बलि। क्या हो जाती है? डोड बलि। फिर है पोला। तीन त्योहार याद कर लो केवल कोरकू के। लो, तीन त्योहार कौन से हैं भाई? अगले वाले पे नहीं, चल यहाँ आ जा, यहाँ चल। कोरकू के तीन त्योहार मनाने हैं आपको। पहला है डॉट बलि। क्या नाम है? डॉट बलि त्योहार। फिर पोला त्योहार। क्या है? पोला, तो पोला त्योहार। और तीसरा वाला है मेघनाथ त्योहार या मेघनाथ पूजा, है ना, मेघनाथ पूजा। बस तीन नाम याद करने। कैसे याद करोगे? तो कोरकू से इसको जोड़ते हैं। क्या जोड़ोगे? डॉट बलि, कोरकू। देखो वो मुर्गे मुर्गी की बलि देते हैं ना, तो कू 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 करती रहती होगी मुर्गी बेचारी, उसकी दे दो बलि। क्या करेंगे? बलि। क्या दे दो? बलि, है ना। कोरकू, ये है पोला। क्या है? पोला। तो जोड़ लो, इस शब्द को केवल कनेक्ट करना है। कोरकू, कोरकू से जोड़ लो पोला। कोरकू कैसा हो गया? पोला हो गया। देखो कोरकू, भाई किसी की बलि देने जाते हैं तो वो पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? पीला, पीला पोला। फिर हमने दे दी भाई, एक मुर्गे को पकड़ा, मुर्गे को पकड़ लिया, उसको पता चल गया कि बलि देने वाले हैं, तो वो पीला पड़ गया बेचारा, तो पीला से पोला हो गया, है ना। और फिर दे दी हमने बलि। अब बलि किसके सामने दी? मेघनाथ के सामने। किसके सामने? मेघनाथ के सामने। तो मेघनाथ त्योहार या मेघनाथ उत्सव, पोला उत्सव और डोड बलि उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? कोरकू जनजाति मनाती है। बस ये याद रख लेना, ये अपने दिमाग में कोरकू याद रह जाए तो फिर इधर आओ सहरिया। सहरिया मतलब शहर। शहर में तो दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, नवरात्रि, मकर संक्रांति सब मनाते हैं। केवल एक चीज अलग से मना लेना, तेजाजी, तेजाजी नौमी। क्या मनाते हैं? तेजाजी नौमी। क्या मनाते हैं? तेजाजी नौमी, तेजाजी नौमी, तेजाजी नौमी बोलते हैं। तेजाजी नौमी कौन मनाता है? तेजाजी नौमी कौन मनाएगा भाई? तेजाजी नौमी जो है वो सहरिया मनाएंगे। क्लियर है? अब बेगा में बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। बेग में हो गया है छेद। क्या हो गया है? छेद, है ना।
बेग में हो गया छेद, छेद तो छेद हो गया तो क्षेत्र याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। उस बेग में से क्या हो गया, छेद हो गया है। फिर बेग में क्षेत्रा हो गया, छेद छेद बेदरा, और बीदरी है ना, मतलब ये दोनों एक जैसे जैसे शब्द हैं। बीदरी खेर उधर भी है, गौंड में भी। मैंने कहा था ना गौंड और बेगा की थोड़ी सी चीजें मिक्स मिक्स होती हैं तो वो होंगी। बस यहाँ याद कर लो आप तो सुअर बलि, सुअर बलि। तो देखो देखो सुअर की बलि चढ़ाओ और बेग में रख के ले जाओ, क्या करो, सुअर की बलि चढ़ाओ और बेग में रख के छू हो जाओ। तो सुअर की बलि कौन चढ़ाता है, बेगा चढ़ाते हैं, याद रख लेना। सुअर बलि कौन देगा, बेगा। बस रटने के लिए अपने को इतनी दिमाग खराब करने का कार्यक्रम करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मैंने इन सबको कंपैरेटिवली आपके सामने प्रेजेंट किया है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल आज के बाद सारे कंफ्यूजन खत्म होंगे, होंगे कि नहीं कि मैं मन से ही होशियार बन रहा हूँ। चलो बताओ जल्दी से कि होंगे कि नहीं कंफ्यूजन खत्म, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके सारे कंफ्यूजन खत्म होंगे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उराव जनजाति के उत्सव लिखे हैं, ये तो एकदम डिफरेंट उत्सव है, कोई मनाता ही नहीं इनको। सरना उत्सव, सारना पूजा कौन करता है, कर्मा पूजा, सारना पूजा और कुल देव पूजा, तो तीन पूजा करते हैं उराव। सारना पूजा, कर्मा पूजा और कौन सी, कुल देव पूजा। कुल देव पूजा, सारना पूजा और तीसरा वाला है कर्मा पूजा। तो बड़ा सिंपल है भैया, सारे उत्सव जो है वो आपको पर्व त्योहार याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की आफत नहीं आएगी। अब आपको ये सेव रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन सबकी कृषि पद्धतियां हैं अलग अलग, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ करता है वो हमारे दिमाग को खराब करती है, तो वो कोई कुछ की हम पद्धति को याद कर लेते हैं। भील जो है ना, देखो मैंने बिल जो है वो दे दिया है, क्या दे दिया है, दे दिया है। तो दे दिया मतलब कि दे दिया से दजिया, 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 चिमाता और हलमा प्रथा, ये तीनों चीजें याद हो जाएंगी आपको। बिल हलवा खाया था तो उसका था, तो बिल किसका है, हलवा खाया था, तो हलवा खाया था तो हलमा प्रथा है। हलमा प्रथा किसमें चलती है भैया, हलवा प्रथा, हलमा प्रथा। देखो ऐसे नाम तो हलमा है, लेकिन मैं याद करने के लिए हलवा कर लेता हूँ, तो हलवा के का क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, तो हलवा का आया बिल, बिल भर दिया बिल, तो भील और बिल याद हो जाएगा, भील जनजाति का है, हलमा प्रथा। दजिया और चिमाता याद रख लो। फिर गौंड जनजाति में कृषि की जाती है, बारी कृषि, हरवाई कृषि और इनकी खेती को कहते हैं सियारी और उन्हारी। वैसे ये मालवा में भी चलता है, निमाड़ में भी चलती है, और बुंदेलखंड बघेलखंड में भी ग्रामीण अंचलों में खेती की दो पद्धतियां होती है, सियारी और नारी, लेकिन आपको याद रखना है गौंड जनजाति में कहा जाता है। बारी और हरवाही क्या होता है, बारी और हरवाही, तो याद रखना बारी और हरवाही कृषि कौन करता है, गौंड जनजाति करती है। कोल, कोल तो बेकार है, कोल है बेकार, तो बेवार, बेकार से बेवार याद हो जाएगा, बेकार और बेवार याद हो जाएगा। कोरकू मत याद करो, सहरिया मत याद करो। बेगा में है बेवार और पोंडू, क्या याद है, बेवार और पोंडू, बड़ा आसान है, बेवार और पोंडू, ये याद कर लेना। भारिया, भारिया जो है, भार लग रहा था तो ढाइया कर दिया, क्या कर लिया, भाइया का ढाइया, भाइया और ढाइया, भाइया ढाइया, ऐसे बोल कर देखो तो याद हो जाएगा। भारिया का ढाइया, भारिया का ढाइया, है ना। भाई भार कब लगता है, जब हम 2.5 गुना वजन उठा लेते हैं, 2 गुना नहीं 2.5 गुना उठा लो, तो ढाइया खेती कौन करता है, भारिया। हरी घास की झाड़ू बनाते हैं जिसे हम देव बहरी घास कहते हैं, क्या कहते हैं, देव बहरी घास। एक देव बहरी घास जो है उसकी झाड़ू बनाई जाती है भारिया जनजाति द्वारा, ये इनका मुख्य व्यवसाय है, याद रख लेना, बहुत काम का है, याद रख लोगे। चलो तो आगे बढ़े, फिर एक नई चीज लेकर आता हूँ, इनके लोक गायन, इनकी जो कलाएं हैं, लोक गायन की पद्धतियां हैं वो याद करनी है, लोक गीत याद करने हैं। भीलों के लोकगीत 4 हैं केवल, बड़े सिंपल से। भगोरिया हाट में गाते हैं तो भगोरिया गीत हो जाएंगे, है ना। भगोरिया, भगेरिया ऐसा शब्द आ जाए तो भगारिया, भगोरिया ऐसा शब्द आए तो याद रख लेना वो भील का है ना। फिर रेलो, क्या नाम है, रेलो, रेलो गीत कौन गाता है, भील गाते हैं, तो रेलो, भगोतिया, भगोरिया याद हो गया। अगले दो नाम बड़े सिंपल हैं, सुवटिया और हमसोड़ा, याद रखना, सुवटिया गीत और हमसोड़ा गीत कौन गाता है, हमसोड़ा महिला पुरुष दोनों गाते हैं,
और सुवटिया गीत जो है वो महिला प्रधान गीत है, सुवटिया। याद हो जाएगा, बहुत आसानी से आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। चारों गीत आपको याद रखने हैं। अब देखो, आप जो बुंदेलखंड में पढ़े हुए हो, बघेलखंड में जो गीत पढ़े हो वो आपको गोंड में दिखाई देंगे। बिरहा, सजनी, पंडवानी, गोंडवानी, गोंडवानी, पंडवानी, सजनी, बिरहा। क्या हो गया? देखो नाम है बिरहा, सजनी, पंडवानी, गोंडवानी। तो गोंड है तो ये गोंडवानी, गोंडवानी तो जुड़ा गोंडवानी से पंडवानी, गोंडवानी, पंडवानी, सजनी और बिरहा। क्या बोला? गोंडवानी, पंडवानी, सजनी और बिरहा। जोड़ लो आपस में, गोंडवानी, पंडवानी, सजनी और बिरहा। बोलो, गोंडवानी, पंडवानी, सजनी और बिरहा। याद हो गया, ठीक है। खहुल पाटा ये गीत होते हैं, खहुल पाटा गीत या घोटुल पाटा गीत, ये मृत्यु गीत के रूप में खहुल पाटा या घोटुल पाटा गाए जाते हैं। खहुल पाटा भी वही है और घोटुल पाटा भी वही है। कौन गाता है भैया? तो घोटुल पाटा या खहुल पाटा जो है वो गौड़ जनजाति में है। ददरिया और कहरिया, ददरिया गीत और कहरवा गीत ये भी गौड़ जनजाति के हैं। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है कि ये कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस पेज को एक लिस्ट बनाकर एक पेज में ऐसे चिपका कर उस टेबल पर चिपका लो जहां से आप पढ़ाई करते हो। इसको कागज में उतार लो और नहीं है तो प्रिंट निकाल लो और वहां चिपका लो जहां से आप बार बार पढ़ाई करते हो। फिर कंफ्यूजन किया, एक बार में नहीं होने वाला है ये लोक गायन लोकगीत, क्योंकि हमने सुने ही नहीं ना। अब आज तक आपने जीवन में कभी नहीं सुना कि बिल्मा गीत होता है। बिल्मा जो है वो बेगा जनजाति द्वारा किया था, बेगा बिल्मा, बेगा का बिल्मा, याद रखना ना, बेगा बिल्मा। फिर भारिया जनजाति का है भावर, उपजन, मटिया और मड़वा। ये चार गीत कौन गाता है? भारिया जनजाति गाती है, याद रख लेना। देखो, कोरकू का याद रख लेना सिडोला गीत। क्या याद रख लेना? सिडोला गीत। धाम गीत, बस इतना याद कर लो। और झापटा मारते हैं, झामटा गीत। क्या करते हैं? झामटाम गीत। बस झामटा, घुंगरी, सिडोला, धूम, ये चार याद कर लो कोरकू के। इनको एक बार में याद करने की कोशिश भी मत करना। अगर आपने एक बार में सारे याद करने की कोशिश की तो सब घपड़ सपड़ गुड़ गोबर कर लोगे, है ना। तो इनको क्या करो, एक लिस्ट बनाओ, कंपैरिजन फॉर्मेट में अलग अलग रखो और अपने दिमाग में सेट करो, देन ये याद होंगे। उस टेबल पर चिपका लो और बार बार देखो। देखो, बेगा का बिल्मा एक ही है, गोंड में बहुत सारे हैं, ददरिया, कहरिया, घोटुल, खहुल पाटा। इस फॉर्म में इसे अपने दिमाग में सेट करने की बार बार कोशिश करो। 3-4 बार करोगे तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जानकी विवाह या जानकी गीत कौन कौन गाता है? जानकी विवाह गीत कौन गाता है? सहरिया जनजाति गाती है, याद कर लेना। राम भगवान के गीत कौन गाता है? तो राम भगवान के गीत भी कौन गाता है? सहरिया जनजाति गाती है। तो राम जन्म गीत, जानकी मतलब सीता माता को हम जानकी कहते हैं, तो जानकी गीत ये कौन गा रहा है? ये सहरिया जनजाति के लोग गा रहे हैं, ये याद हो जाएगा। अब है जन्म से संबंधित जो इन जनजातियों में परंपराएं हैं, सारी जनजातियों की जन्म की परंपराएं मैंने एक साथ लिख दी। भील जनजाति में पहली परंपरा है सांता प्रथा। क्या कहते हैं? सांता प्रथा, पहाड़ ढारना, डोंगर ढुलवाई और डाम देना। बस ये चार परंपराएं आपको भील में याद करनी है। कौन कौन सी चार परंपराएं? सांता आना, पहाड़ ढारना, क्योंकि स्पेस कम थी तो ये पहाड़ और ढारना अलग अलग हो गया। डोंगर ढुलाई अलग अलग हो गया, है नाम एक ही है ना, अलग अलग नाम मत कर लेना। ये मैंने पढ़ा रखा है, आपको डीप में पढ़ाया हुआ है कि पहाड़ ढारना क्या होता है, डोंगर ढुलाई क्या होता है, डाम देना क्या होता है। डाम देना याद आया? और तीर से यहाँ पर निशान लगा देना, वो डाम देना होता है ना। तो डाम देना हो गया, डोंगर ढुलाई हो गया, पहाड़ ढारना हो गया, सांता आना, ये चार परंपराएं बस यहाँ पर है। डाम देना, डोंगर ढुलाई, पहाड़ ढारना और सांता प्रथा। भील खत्म। फिर है गौड़ में उसवा, ध्रुव दिखाई, ये एक ही है, उसवा, ध्रुव दिखाई और सोहर दादर गीत गाए जाते हैं। तो सोहर दादर, उसवा और ध्रुव, ये याद कर लेना। कोल में प्रसव, बहरवा, सोहर उड़ा, ये एक ही है। और सुनमाई उस महिला को कहा जाता है जो बच्चे को जन्म दिलवाती है। तो ये तो कोई परंपरा नहीं, नाम ऐसे ही लिख दिया है, याद रख लेना। ये बड़ा सिंपल है। कोरकू में धोवन पिलाना, ये एक परंपरा होती है। बेगा में बरादान और बड़ी उजा, ये दो अलग अलग परंपराएं की जाती है। और भारिया में केवल शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण। बस कहानी खत्म। अब कोई मर जाए तो क्या करते हैं, ये भी देख लो। देखो, कोई मर जाए तो मृत्यु की स्थिति में
भीलों में बनाते हैं गातला। क्या बनाते हैं? गातला। गातले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओंगी और एक होता है चेकली। क्या होता है? ओंगड़ी और चेकली, ऐसे उनकी भाषा में बोलते हैं, आंगेड़ी और चेकुली, है ना। तो आंगेड़ी और चेकुली पुरुष और महिला के लिए अलग अलग बनाया जाता है। भिलाला जनजाति में तीरथ भोजन की परंपरा होती है। क्या? भिलाला में तीरथ भोजन कराया जाता है। तीरथ भोजन का संबंध किस जनजाति से है? भिलाला से। भील की एक उपजाति भिलाला। खहुल पाटा, ये खहुल पाटा गीत गाते हैं गौंड जनजाति के लोग जब कोई मर जाता है तो खहुल पाटा, या ऐसे ही एक आध मिक्स के नाम मिले तो देख लेना। देव मिलो की पूजा ये कौन करता है? गौंड जनजाति में। और पाटो प्रथा या चूड़ी पहनाने की प्रथा किसमें होती है? गौंड जनजाति में। ठीक है, कोल में कोई नहीं याद करना। मांडो, मांडो या सिडोला प्रथा। देखो सिडोला प्रथा में तो दारू पिलाकर गाली देने की परंपरा है, और उस समय एक लकड़ी का स्तंभ बनाया जाएगा जिसे क्या कहा जाएगा? मंडो कहा जाएगा। तो ये मांडो, सिडोला प्रथा। तीजा मतलब तीसरे दिन उसका मृत्यु भोज होना तीजा कहलाता है। ठीक है, सहरिया में कुछ नहीं याद करना है। बेगा में सामरा प्रथा और नहावल प्रथा, ये दो याद कर लो। और भारिया में गामी रोटी होता है। क्या होता है? गामी रोटी। याद याद रख लेना, बड़ा सिंपल है। भारिया में बहुत गम है, भार उठा लेते तो बहुत गम था तो गामी रोटी कर दी। फिर बेगा में सामरा प्रथा और नहावल प्रथा, है ना। बेगा, सामरा और नहावल कैसे याद करोगे? तो देखो ये जो बेग है ना, उसमें सारा का सारा सामान रख लिया, सारा सामान रख लिया तो सामरा प्रथा हो गई, है ना। नहावल, नया नया सामान खरीद के रख लिया तो नहावल हो गया, नया नया सामान रखा। याद हो जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना, थोड़ी सी ताकत लगाना अपनी तरफ से, एक बार मेहनत करो तो 10वीं यूनिट की पिक्चर बहुत लंबी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। बस अब थोड़ा और बचा है। जनजाति के नृत्य हमें याद करने हैं, बड़े सिंपल है। देखो जो सरल है वहां से लाओ, तो जैसे सरल जो है वो यहां से पड़ता है, सहरिया का दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और रागिनी। देखो शहर में रहती है रागिनी। कौन रहती है? रागिनी। शहर में घोड़ा भी मिलता है भैया, तो घोड़ा घोड़ी भी कहाँ मिलते हैं? घोड़ा घोड़ी मिलेंगे शहर में। कहाँ मिलेंगे घोड़ा घोड़ी? शहर में। तो एक घोड़ी है और फिर रागिनी है। रागिनी तो एक लड़की का नाम हो गया, बहुत राग सुर में गाती है घोड़ी, है ना। तो ये घोड़ी रागिनी, और तेजी से गाती है तो तेजाजी। तो तेजाजी, रागिनी और घोड़ी, ये दुलदुल घोड़ी, ये तीनों नृत्य कौन करता है? सहरिया जनजाति करती है। खत्म कहानी। अब आ जाओ इधर की तरफ फिर से। कोल में कोल दहको, नाम से ही क्लियर है ना, कोलों का दहकना। कोलों का दहकना, कोल दहको। दो ताली बजाते हैं जब कोल दहकते हैं, तो दो ताली बजाते हैं। तो दो तालियां नृत्य किसका है? कोलों का। नाडी नृत्य, कहरा नृत्य। नाडी और कहरा ये चार नृत्य हैं कोलों के केवल। कोल का कोल दहका, कोलों का पहला नृत्य कोल दहका। फिर कोल दहकते हैं तो दो ताली बजाते हैं, तो दो ताली मतलब दो तालियां। फिर नारडी, है ना, नारदी और कहरवा, ये याद रख लेना, कोलों का नृत्य है। फिर भीलों का डोंडिया नृत्य, गहर नृत्य, वीर वालिया, डोहा, घूमर, बड़वा, गोरी। तो गोरा तो नहीं है, गोरी है। गोरी एक गोर नृत्य होता है, जो कि हमारे यहाँ की जनजाति का नहीं है। किस जनजाति का गोर नृत्य? मड़िया, मुड़िया जनजाति का है। वो मुड़िया जनजाति जो है उसमें गोर नृत्य किया जाता है, और गोरी नृत्य जो है वो भील जनजाति में। ये कंफ्यूज मत होना। गोर नृत्य पूछे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, तो फिर वो मड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और गौरी नृत्य पूछे तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये याद कर लेना। फिर यहाँ कर्मा, सेला, सुवा, सजनी दीवानी। सजनी दीवानी, रागिनी तो मत करना यहाँ। देखो कर्मा, सेला, सुवा, सजनी दीवानी और एल्बातोर, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बातोर नृत्य कौन करता है? गौड़ जनजाति करती है, याद हो जाएगा। फिर कोरकू, देव दशहरा नृत्य, चिल्लूड़ी नाच, गुदनी नाच, गेंगेलिया नाच, चाचरी नाच, छापरी नाच, ठाटल नाच। ये इतने सारे नृत्य करती है, कोई काम के नहीं है, केवल एक याद कर लो। इन सब में से चाहो तो केवल एक याद कर लो कि कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति की ज्यादा किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट बस याद रख लेना। ढांढल नृत्य कौन करता है? ढांढल नृत्य कोरकू करता है, बाकी सारे छोड़ भी सकते हो आप, है ना। फिर यहाँ बेगा, बेगा का बिल्मा नृत्य, बेगानी, कर्मा, रीना, सेला, परधोनी, झरपट और, तो ये परधोनी याद रख लेना। ये और ये बाकी की गोंड आपको एक जैसे कॉपी कॉपी दिखाई देंगे। देखो कर्मा, यहाँ भी कर्मा आएगा, ये सेला, यहाँ भी सेला आएगा,
यहाँ रीना, तो यहाँ भी रीना आएगा। यहाँ सुवा, तो यहाँ भी सुवा आएगा। तो ये परध्वनि नृत्य जो है वो वहां नहीं आएगा। तो आपको अगर इन सब का एक एक नृत्य मुझसे पूछा जाए कि एक नृत्य बता दो सर, आप तो सब मत कराओ, याद भी नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि आपको भारिया में करना है भड़म नृत्य। क्या याद करना है? भड़म, और साथ में याद कर लेना मिदुआ। क्या करना है? मिदुआ। ये याद करना, मेरे ऊपर भार लग रहा है तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मिदुआ, ठीक है। और भड़ाम से नीचे गिरा दूंगा तो भड़म। तो भड़ाम और भारिया, ये दो याद हो गया। बेगा में केवल एक याद कर लो, परध्वनि नृत्य। सारे मत करो याद, केवल एक याद कर लो, परध्वनि। परध्वनि नृत्य करते हैं अर्जुन सिंह धुर्वे, वो अर्जुन सिंह धुर्वे जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। सहरिया में केवल याद कर लो तेजाजी, तीनों याद कर लो सरल से, तो तेजाजी, दुलदुल घोड़ी और रागिनी। देखो रीना पूछेगा तो गोंड और बेगा है, रागिनी पूछेगा तो फिर गोंड और सॉरी, रागिनी पूछे तो सहरिया, और रीना पूछे तो गोंड और बेगा दोनों। कोरकू में एक याद कर लो केवल ढाढल नृत्य। कोल में याद कर लो केवल कोल दह का नृत्य। कर्मा में याद कर लो केवल एल्बातोर नृत्य। और भील जनजाति में याद कर लो गहर नृत्य। क्या कर लो? गहर नृत्य, बस ये वाला। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर क्षमता हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो ये छोड़ भी सकते हो। मैंने एक एक इंपॉर्टेंट बताया आपको इनमें से, एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगी कहानी, जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा, फिर वो अलग से देगा, है ना, कुछ ना कुछ। ये नीचे दो जनजातियों के अलग से लिखे हैं, उराव का है सरहुल नृत्य, कर्मा, घुड़िया और डंडा। तलवार नृत्य कौन जनजाति करती है? तो बंजारा जनजाति तलवार नृत्य करती है, याद रख लेना, बड़ा सिंपल है। अगला, इनकी चित्रकलाएं याद कर लो। तो सारी जनजातियों की चित्रकलाएं याद करते हैं। देखो, जनजाति की चित्रकला बहुत खास है, छोड़ मत देना, ठीक है। गोत्रेजे, पिथोरा और गातला, ये कौन बनाता है? भील। तो देखो, हमने एक गोदरेज खरीदी है ना, क्या खरीदी? गोदरेज, तो उसका हमें बनाना पड़ेगा बिल। क्या करना पड़ेगा? गोत्रेजे, पिथोरा और गातला, क्या नाम है? गोत्रेजे, पिथोरा और गातला। तो गातला तो क्या है? एक मृत्यु स्तंभ होता है जो भील जनजाति बनाती है। पिथोरा और गोत्रेजे हम याद कर लो। गौंड में आएगा नोहडोरा, डिगना और पाटनगढ़, ये तीन नाम है। नोहडोरा, दिगना और पाटनगढ़ चित्रकला किसकी है? ये गौंड जनजाति की है, याद रख लेना। फिर कोल की है मगरोहन। क्या है? कोल में मगरोहन, याद रखना, कोल क्या करते हैं? मगरोहन। कोरकू क्या करते हैं? गुदनी कला। ये गुदनी कला एक प्रकार की चित्रकला होती है, ठीक है। और सहरिया मांडना कला का पालन करते हैं। क्या करते हैं? मांडना कला। हमने बेगा और यहाँ पर भी नो डोरा पढ़ा और यहाँ पर भी नो डोरा, याद रखना है आपको। रिलीफ वर्क ये करते हैं भारिया, बस चिपक जाएगा दिमाग में। एक याद कर लो, भावेरी समुदाय द्वारा ढोकरा कला का विकास किया गया बैतूल में। ये जो मध्य प्रदेश की कला हम पढ़ते हैं ना, उसमें भवेरी समुदाय आता है, भवेरी समुदाय ने ढोकरा कला का विकास किया, वो याद कर लेना। आरती, आपको कुछ डाउट है क्या? तो आप अगर डाउट है तो पूछ लेना, मुझे लगा कि आपको कोई डाउट होगा। तो ये इतना सिंपल सा हमने इनकी जो चित्रकला उसको कंपैरिजन कर लिया, याद कर लिया, बस खत्म होने वाला है। थोड़ा सा आखिरी आखिरी का धुआं धुआं सा बता देता हूँ। इनके सबके युवा ग्रह होते हैं, तो हर जनजाति में युवा ग्रह नहीं है, भीलों में युवा ग्रह नहीं होता है, तो ऐसे ही कुछ जनजातियों में है, वो याद कर लो। भारिया है ना, भारिया में रंग बंग होता है। देखो, अगर हमारे ऊपर भार लगा हुआ है, रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? रंग भंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रंग भंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रंग भंग। अरे भाई, जब वजन लगता है तो आदमी लाल पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? भाई उसका शरीर लाल हो जाता है। तो लाल पीला कब हो जाता है आदमी? जब उसको वजन उठाना पड़ता है। तो रंग भंग मतलब कि लाल पीला, है ना। तो आदमी लाल पीला हो जाता है, रंग भंग हो जाता है जब उसे भार उठाना पड़ता है, ठीक है, पहला पॉइंट। अगला है मूडिया। मुड़िया है घोटुल। क्या है? मुड़िया जनजाति का। वो बेरियल इल्विन की किताब पढ़ी होगी, द मुड़ियाज एंड देयर घोटुल्स, वो यही है ना। द मुड़ियाज एंड देयर घोटुल जो है वो मुड़िया की किताब है। मुड़ियाज एंड देयर घोटुल द बेरियल इल्विन की किताब है। ऊ राव, राव साहब तो धूम मचा देते हैं अपने, पता है, राव साहब जो है वो धूम मचा देते हैं। ये राव साहब है ना, ये धूम मचा देंगे। देखो, मराठी में लड़के को कहा जाता है या प्रमुख को कहा जाता है राव। तो राव जो है ना वो धूम मचा देते हैं। क्या कर देते हैं? राव जो है वो धूम मचा देते हैं, तो धूम कोरिया। फिर भैया बुइया,
ये भुइया जनजाति है ना, तो भुइया जो है वो धागर बासा क्या है, भैया है ना, भैया धागर बासा नाम क्या है, भैया। इसको भुइया कर लो, मैंने भैया भैया बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, भैया भुइया धागर बासा। और मुंडा, मुंडा जो है वो गति ओरा है, मुंडा का युवा ग्रह है कौन सा, गति ओरा। बड़े सिंपल है, कोई ऐसा रट्टा पट्टा करने की जरूरत नहीं है। खैर ये जनजातियां मध्य प्रदेश में है ही नहीं, आप एक ही याद कर लो, उराव जनजाति। उराव का है धूम मचाओ, तो उराव ने क्या कर दी, धूम मचा दी, ये याद हो जाएगा। याद कर लेना इसको। इन जनजातियों की बोली भी याद करनी है, वो भी याद कर लो, ठीक है। क्या है इनकी बोली, भील जनजाति जो है वो भीली भाषा बोलती है और बारेली भाषा भी बोलती है, क्योंकि बारेला उनकी एक उपजाति का नाम है, इसलिए बारेली भाषा कौन बोलता है, भील जनजाति। गोंड जो है वो गोंडी भाषा बोलते हैं, जिसकी एक उपभाषा है हलवे, एक होती है भाषा उपभाषा भत्री, क्या नाम है, भत्री। और एक है डोराली। ये भत्री, हलवी और डोराली ये कौन बोलता है, ये गोंड जनजाति द्वारा बोला जाता है। अगला कोल जो है वो कोल कोली भाषा बोलते हैं, बघेली भाषा बोलते हैं और कोलहारी भाषा बोलते हैं। कौन सी, कोल कोली बोलते हैं, बघेली बोलते हैं और कोलहारी भाषा बोलते हैं। कोरकू, कोरकू कोरकू भाषा बोलते हैं, ओवासी भाषा बोलते हैं और निहाली भाषा बोलते हैं। कोरकू निहाली बोली है, निहाली, उवासी और कोरकू ये इनकी बोलियां हैं। सहरिया मुंडारिन भाषा बोलते हैं। बेगा जो है वो बेगानी भाषा बोलते हैं या बघेली बोलते हैं। भारिया भरनोती या भटियारी भाषा बोलते हैं और उराव कुरुश भाषा बोलते हैं। अच्छे से रट पट के रख लेना, पटापट इसको आगे बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इन कुछ किताबों के नाम हैं, बस उनकी किताब और उनके किताब के लेखक का नाम याद कर लो। भील पर लिखी गई द भील किसने लिखी, टीबी में, टीबी नायर ने लिखी। हम टीबी देखते हैं ना, उसने लिखी, टीबी ने द भील, है ना। मूरिया, द मूरियाज एंड देयर घोटुल लिखी बेरियल इल्विन ने। किताबें पढ़ी हुई है आप सब लोगों की, मैं केवल एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बेगा पर द बेगा लिखी बेरियल इल्विन ने। फिर गोंड पर पूर्वी मंडला के गोंड लिखी स्टीफन फंच ने, स्टीफन फंच याद रख लेना, पूर्वी मंडला के गोंड की किताब है स्टीफन फंच की। और आगे बढ़ो, कमार जनजाति पर कमार जनजाति की किताब लिखी श्यामचरण दुबे ने। किसने लिखी, श्यामचरण। कमर से नीचे तो दब जाता है, कमर कोई दबा दे तो दर्द बंद हो जाता है ना, कमर दबा दो यार, मेरी भी दर्द होने लगी खड़े खड़े, ठीक है। सहरिया, सहरिया पर दो किताब है, ट्राइब्स एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया ये किताब है एक, और द सहरिया। तो द सहरिया लिखी है टीबी नेयर ने, और ये द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखी रसेल और हीरालाल ने। दो नाम है, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कोल जनजाति पर दो किताबें लिखी गई, तो कोल ट्राइब ऑफ सेंटर इंडिया ये लिखी है वॉल्टर जी गिथिंस ने। द स्टडी ऑफ कोल लिखी है सुनीता चटर्जी ने। और मध्य प्रदेश के आदिवासी ये किताब लिखी है शिव कुमार तिवारी ने। तीनों किताबें खूब महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ये किताब रट करके लग दो, मध्य प्रदेश के आदिवासी, द स्टडी ऑफ कोल, सुनीता चटर्जी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी शिव कुमार तिवारी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सारे नाम आपको याद करने हैं बेटा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, स्पीड से चल रहा हूं ताकि ये खत्म जाए, और हो गया। एक बात बताऊं, 10वीं यूनिट का जादू हो गया। अब आपकी 10वीं यूनिट की टेंशन होती है खत्म, ये हो गई हमारी महाभारत की पिक्चर खत्म। थोड़ी सी नई एक दो बात बता दूं, वो तो नई है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने कमेंट नहीं किया ना, तो मैं अगले दिन अगली यूनिट का वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा ही नहीं। आपको अगले दिन अगली यूनिट का इस तरीके से शॉर्ट रिवीजन नहीं मिलेगा, अगर आपने याद नहीं किया तो, मतलब कमेंट नहीं किया तो। अच्छे से दिमाग, पहले इसको, अभी नहीं, अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं, अभी नहीं करना है। आप पहले इसे पढ़ो, पहले खूब अच्छे से याद करो, फिर जब ये याद हो जाए कि हाँ मेरा मन संतुष्ट है सर 10वीं यूनिट की पिक्चर खत्म हुई, तब कमेंट करना, यूट्यूब पर कर देना। लेकिन ये अपने दिमाग से मुझे, मेरे तक पहुंचनी चाहिए कि हाँ आपको याद हुआ। अभी मत करो, अभी जल्दीबाजी, एकदम शांति से पूरा वीडियो एक बार फिर से रिकॉल करके रिवाइज करके याद कर लो, देन बताओ। अब भीलों को क्या कहा जाता है, वन पुत्र, तीरंदाज और पुलिंद, ये तीन नाम किसके हैं भैया, भीलों को। भीलों को पुलिंद कहा टॉलमी ने,
तीरंदाज कहा कर्नल टॉड ने, और वन पुत्र कहा जाता है इनको थोक में, याद रख लेना। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? बेगा को। धरती पुत्र किसे कहा जाता है? बेगा को। प्रकृति पुत्र किसको कहा जाता है? बेगा को। जादूगर किसे कहा जाता है? तो जादूगर इन्हें बेरियल एल्विन ने कहा था, याद रखना। बेगा को कहा था जादूगर, बेगा जो है वो जादूगर है। और आदिवासी वेद्य किसे कहा जाता है? वो भी बेगा को कहा जाता है। सामान्य लोगों का वेद्य किसे कहा जाता है? सहरिया जनजाति को सामान्य लोगों का वेद्य है। सामान्य लोगों का वेद्य किसे कहा जाता है? वेद्य कहा जाता है सहरिया को, जबकि आदिवासियों का वेद कहा जाता है बेगा को। दोनों में डिफरेंस है ना। चलो, ये कथा जो है अपनी समाप्त तो होती है। 10वीं यूनिट मेरी तरफ से खत्म हो गई। 3 घंटे 2 घंटे मैंने आपके लिए, आपको याद कराने में। अब आप मेहनत करना, 2-4 बार इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर लेना, बार बार अपनी टेबल पर कंपैरेटिव स्टडी कर लेना। ये अब ये जनजातियां या ये 10वीं यूनिट ये आपको नहीं उलझा सकती कहीं पर भी। चलिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, कमेंट जरूरी है, कमेंट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।